आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। चैप्टर नंबर 10 में है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, राइट। सेशन 138 हमारा पहले चैप्टर में हो चुका था, इंटरनल ऑडिटर। उसके बाद बच्चों लोग गए हैं और कल का लास्ट लेक्चर वाज एवरीथिंग वाज अबाउट सेक्शन 139 स्टैट्यूटरी ऑडिटर। यस चलिए। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ऑडिटर का सर्टिफिकेट, है ना। टेन्योर ऑफ ऑडिटर 5 years, 10 years, कॉमन कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए, वो लास्ट के पिछले लेक्चर में सब किया था। देन एक फॉर्म से निकाल के दूसरे फॉर्म में नहीं जाना चाहिए, या फिर सभी फॉर्म्स कॉमन नेटवर्क ऑफ फॉर्म्स नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो टोटल पीरियड काउंट किया जाएगा, है ना। वो भी अपन ने देखा था, राइट टिलियो। और राइट, और क्या देखा अपन ने? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑडिटर्स कैजुअल वैकेंसी वो भी देख लिया ना, कि कौन अपॉइंट करता है कितने दिनों के अंदर, वो भी हम लोगों ने बच्चों लास्ट लेक्चर में किया था। ओके एवरीबॉडी, या तो लेट्स गो अहेड। तो 139 बच्चों लगाना मतलब लाना ऑडिटर को, और 140 निकालना, है ना। सो रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। ओके, सो रिमूवल ऑफ ऑडिटर इज अ वेरी बिग थिंग, छोटे छोटी बात नहीं बच्चों, बहुत बड़ी बात है ना। तो उसको निकालना मतलब बहुत बड़ी बात है ना। तो ध्यान देना। सो रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। तो सच रिमूवल बच्चों कैन बी डन ओनली बाय एसआर, ओनली एंड ओनली एंड ओनली बाय एसआर। यस क्लियर। फिर कुछ कुछ स्टूडेंट बोलते सर ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए एसआर चाहिए क्या? एब्सोल्युटली नॉट। अपॉइंट करने के लिए बच्चों एसआर नहीं चाहिए, रिमूवल के लिए एसआर चाहिए। इज इट ओके एवरीबॉडी? इन जनरल मीटिंग उसके लिए हमको चाहिए पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर ADT2। एज इट इज ऑब्वियसली बच्चों, सब जो भी चैप्टर के फॉर्म्स है वो सब चैप्टर के नाम से ही आता है ना, ADT1, ADT2, ADT3 एंड ऑल ऑफ दैट। ओके चलो, उसका पूरा प्रोसेस देके रखा है यहाँ पे, दैट विल सी इन सम टाइम। ओके, बट such application to CG should to be made within 30 days of passing of board resolution. Company will then hold a general meeting within 60 days of receiving board approval. तो यहाँ पे मतलब बोर्ड का रेजोल्यूशन आ चुका है कि हमको ये सब उसको निकालना है, करेक्ट। फिर बोर्ड ने गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि गवर्नमेंट को दैट वी आर रिमूविंग द ऑडिटर। उसके बाद बच्चों कंसेंट मिलने के बाद यू आर टेकिंग मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, और इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, देन यू कैन रिमूव द ऑडिटर। बट बिफोर फाइनेंशियल ऑफ रिमूवल एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी गिवन टू द ऑडिटर। बच्चों ये वर्डिंग को हाईलाइट कर लो, इसके ऊपर MCQ आया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ओके, जैसे क्योंकि तुम्हारे अदर लॉज में बहुत सारे ऐसे लीगल टर्म्स मैक्सिम्स है, तो ऑडी अल्टरम पार्टेम। ओके, ऑडी अल्टरम पार्टेम मतलब क्या? एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड फॉर द ऑडिटर, उसको निकालने के पहले क्लियर देना पड़ेगा। फाइन क्लियर। द सेम प्रोविजन शैल आल्सो बी एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट ऑडिटर। बेचारा फर्स्ट ऑडिटर अभी अभी तो आया है और पहला AGM भी नहीं हुआ उसका, तो उसको निकालने की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखना, पहले ऑडिटर को भी निकाल सकते हो, पर उसके लिए भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस मतलब क्या? बोर्ड का रेजोल्यूशन, फिर गवर्नमेंट के पास से परमिशन, गवर्नमेंट के बाद बच्चों SR स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, तब हम फर्स्ट ऑडिटर को भी निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया बोर्ड ने तो निकाल भी सकती है बोर्ड। बात समझी क्या? फर्स्ट ऑडिटर को जनरली कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड। तो उन्होंने निकाल दिया फर्स्ट ऑडिटर को, ऐसा नहीं चल सकता। निकालने के बच्चों यू हैव टू फॉलो सेक्शन 140 का प्रोसेस, ठीक है। चेक करो क्या क्या तुम्हारा ओवरऑल प्रोसेस है। A special notice is received from for removal of auditor. It can be by members also. मेंबर ने बोला कि इसको निकालना है, देन बोर्ड खुद की एक मीटिंग लेगी बच्चों, दे विल पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन। व्हाट अबाउट बोर्ड रेजोल्यूशन कि हाँ भाई हम ये अप्रूव करते कि हमको प्रोसेस करना है अबाउट रिमूवल ऑफ ऑडिटर, एंड हम लोग अप्लाई करेंगे टू द CG फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर। यस, ये किसने डिसाइड किया बच्चों? अभी फिर मेंबर ने बताया, स्पेशल नोटिस दिया बोर्ड को, और बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास करवाया कि हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे CG को। एप्लीकेशन किसके लिए है? कि हमको अप्रूवल चाहिए बच्चों, CG से हमको अप्रूवल चाहिए, ठीक है एवरीबॉडी। यस चलिए। एप्लीकेशन टू CG टू बी मेड इन फॉर्म नंबर ADT2, इसको हाईलाइट कर लेना, ADT2। ओके एवरीबॉडी, ठीक है। विद इन 30 days ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड, ये तुम्हारा आगे रहेगा इनका वर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। ठीक है बच्चों एवरीबॉडी, देन अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट रिसीव, उसके बाद ओके स्पेशल नोटिस टू बी सेंड टू एवरीबॉडी फॉर AGM मीटिंग लेने के लिए। विद इन हाउ मेनी डेज बच्चों? विद इन 60 days हमको लेना पड़ेगा वो। यस क्लियर। ऑडिटर शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड
एंड देन हम लोग SR पास कराएंगे एंड देन ही विल बी रिमूव। यस चलिए एवरीबॉडी, यस चलो आगे का हम लोग और चीजें देखेंगे। लेट्स चेक द प्रोसेस। Suresh Chartered Accountant was appointed by a board of directors as first auditor. The company in general meeting removed Suresh without seeking approval of the government. कभी भी रिमूव करना है बच्चों ऑडिटर को, भले वो फर्स्ट ऑडिटर रहेगा या बाद में का रहेगा, कुछ भी रहेगा, रिमूवल के लिए बच्चों, इवन कैजुअल वैकेंसी में जिसको लाया था तो भी बच्चों क्या रहेगा तुम्हारा, यू टेक परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एवरीवन ओके टिल हियर? सीजी अप्रूवल चाहिए मतलब चाहिए। फाइनली ऑल ऑफ यू, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर बाय द ऑडिटर। तो उसने बच्चों मेंशन करना चाहिए ना, व्हाई इज ही रिजाइनिंग, पर्सनल रीजन है, बाकी का काम है, व्हाट इज द रीजंस। यस चलिए, तो रेजिग्नेशन तो कोई नोबडी कैन स्टॉप हिम फ्रॉम रिजाइनिंग हिमसेल्फ, है ना, बट ही शुड आल्सो मेंशन द रीजन व्हाई इज ही रिजाइनिंग। तो कंपनी को भी देगा एज वेल एज ROC को भी बताएगा कि व्हाई इज ही रिजाइनिंग, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ऑडिटर विद इन 30 days of his resignation shall inform company as well as ROC, but in form number ADT 3. Also indicate reasons and other facts for his resignation, कि वो क्यों कर रहा है। For a government company, such statement is to be filed also with CAG, obviously because appoint कौन करता है बच्चों, गवर्नमेंट और कंपनी के ऑडिटर को, CAG। तो CAG को बताएगा, कंपनी को बताया, as well as ROC को बताएंगे। यस क्लियर? यस, नहीं किया तो पेनल्टी वगैरह लगता है, दैट इज ओके, वो एज ज्यादा इसमें दिमाग मत डालो। ठीक है, अपॉइंटिंग अदर ऑडिटर इंस्टेड ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, है ना, वही बात, एक टेन्योर उसका हो चुका है। यस चलिए, 1 साल 2 साल 3 साल, AGM टू AGM चल रहा है बच्चों। ओके, सो टर्म ऑफ 5 or 10 years इज नॉट इट कंप्लीट, वो 2 साल हो चुके, 7 साल हो चुके, 8 साल हो चुके, a year has been completed. Special resolution at AGM is required to appoint any other auditor instead of retiring auditor। मतलब क्या हम उसको कंटिन्यू करने दे रहे हैं? नहीं ना, इट इज बच्चों एज गुड एज इनडायरेक्टली यू कैन से रिमूवल ऑफ ऑडिटर। उसको टेन्योर कंप्लीट करने दिया नहीं जा रहा है बाय द कंपनी, हाँ या ना। ऊपर जिस स्टार्टिंग वाले केस में जो अपने देखा रिमूवल, इट वाज बीच में उसको रिमूव्ड है, बीच में से ही, हाँ या ना। इसलिए बच्चों उन्होंने यहाँ पे गलती से AGM लिखा है, बट यू आर कंडक्टिंग अ मीटिंग विद इन 60 days, तो वो AGM नहीं बोलेंगे, इसको बच्चों EGM बोलेंगे अपन। ठीक है एवरीबॉडी, यस और नो? रिमूवल स्टार्टिंग वाली बात कर रहा हूं मैं। कंपनी टू होल्ड अ मीटिंग विद इन 60 days। यस चलिए, तो विद इन 60 days करना मतलब वो EGM ही हुआ बच्चों। ठीक है ऑल ऑफ यू? अरे हाँ, बराबर ना, आगे जाए क्या? और ये वाले केस में क्या आ रहा है 144 में, उसको विद इन द ईयर नहीं निकाल रहे, बस 5 years या फिर 10 years नहीं हुआ है, पर AGM हुआ है ना, तो चेक करो ना। उसको हम लोग क्या बोलते, रेटिफाई नहीं करवा रहे, मतलब कि भाई आप ही आगे रहोगे 3rd year 4th year 5th year के लिए, नो, हम किसी और को बच्चा अपॉइंट कर रहे हैं। सो कॉपी ऑफ सच SR शुड ऑल्सो बी सेंड टू द रिटायरिंग ऑडिटर। ओके, कि भाई हमने ऐसा रेजोल्यूशन पास करवाया है। वेयर नोटिस इज गिवन टू ऑडिटर अबाउट सच रेजोल्यूशन, रिटायरिंग ऑडिटर मे मेक अ रिप्रेजेंटेशन राइटिंग ऑफ अ रीजनेबल लेंथ टू बी रेड इन मीटिंग टाइम पास। मतलब बच्चों काइंड ऑफ ए फेयरवेल लेटर, उसको कुछ बोलना रहेगा फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू एज एन ऑडिटर, तो then this is possible if such representation is sent in time। ऑडिटर ने बच्चों कंपनी को, मैनेजमेंट को भेजा उसका लेटर, ये लेटर पढ़ो मीटिंग में सबके सामने, है ना। if a copy of the representation is not sent as aforesaid because it was received too late or because of company's galti, the auditor may require that representation shall be read out at the meeting then। However, if a copy of representation is not sent only, a copy thereof shall be filed with ROC, and if the tribunal is satisfied on an application either of the company or any other person that the rights given to the auditor are being abused, then the copy of the representation may not be sent and the representation need not be read out at the meeting। मतलब क्या, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है ओके कि ऑडिटर उसके पावर का गलत फायदा ले रहा है, कौन सी पावर, कौन सा उसका राइट, दैट उसका रिप्रेजेंटेशन कैन बी रेड आउट इन द मीटिंग, तो बेसिकली ये कंपनी का फिर मैनेजमेंट का बहुत नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है जानबूझ के। अगर लगता है ऐसा ट्रिब्यूनल को, तो फिर ट्रिब्यूनल से ऑर्डर पास कर सकती है
कि इसका रिप्रेजेंटेशन ना पढ़ा जाए, ओके, एट द मीटिंग, किसी को भेजना भी नहीं है एज वेल एज पढ़ना भी नहीं है इन द मीटिंग। ओके टेल एवरीबॉडी, अगर फुकट का कंपनी का नाम या फिर मैनेजमेंट का नाम खराब करना चाहता है तो अगर ऐसा ट्रिब्यूनल को लगता है तो फाइंड ऑल ऑफ यू। आगे जाओ मैं, एवरीबॉडी, यस, चलो। ऑडिटर एक्ट्स इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर और अबेटेड और कल्यूटेड इन एनी फ्रॉड, बहुत खतरनाक काम बच्चों, बहुत खतरनाक काम है ना। ऑडिटर का बच्चों काम है फ्रॉड ढूंढना, तो उसने ही फ्रॉड करवाया या फिर ही वाज पार्ट ऑफ द फ्रॉड, देन बच्चों ऑब्वियसली विल बी डिबार्ड फ्रॉम डूइंग एनी फर्दर ऑडिट, है ना। चेक करो, इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड है मतलब बच्चों हमें प्रूव हो गया, ट्रिब्यूनल के पास प्रूव हो गया दैट ऑडिटर हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर और colluded or abetted in any fraud, the tribunal may direct the company to change the auditor. ट्रिब्यूनल ने बच्चों ऑडिटर चेंज करवाया, हाँ या ना, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर। ट्रिब्यूनल में डू सो इधर सो मोटू या फिर ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय गवर्नमेंट, समझा, और एनी अदर कंसर्न पर्सन। ट्रिब्यूनल हैज टू पास द ऑर्डर विद इन 15 days of change in auditor when an application is made by CG if it is satisfied that change is required, okay, and then the CG may appoint the new auditor। मतलब देख रहे हो बच्चों कितना पावर दिख रहा है सीजी को, तो सीजी खुद बच्चों ऑडिटर को निकाल नहीं पाएगी, सीजी को बच्चों जाना पड़ेगा कोर्ट के पास, ट्रिब्यूनल के पास। पर एक बार ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, यस चलिए ये ऑडिटर को निकाल दो, है ना, देन द गवर्नमेंट बच्चों कैन अपॉइंट अ न्यू ऑडिटर, यस चलिए एवरीबॉडी। तो गवर्नमेंट गए ट्रिब्यूनल के पास, बोला इसको निकालो, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया कि भाई हाँ इसको, दिस ऑडिटर इज नो मोर विद द कंपनी, जो भी रहेगा रिमूवल, एंड इन दैट केस सीजी के पास बच्चों पावर है टू अपॉइंट द न्यू ऑडिटर, यस चलिए जाओ मैं आगे। तो उसको याद रखना, मतलब सीजी जैसा बच्चों पढ़ती है ना लोगों के पीछे, है ना, सीबीआई ईडी कुछ ना कुछ रहेगा, तुमने सुना ही रहेगा बच्चों न्यूज में, तो ये सब है ना। तो अभी सीजी बच्चों कैन यूज ट्रिब्यूनल टू रिमूव द ऑडिटर। फाइनली ऑल ऑफ यू, यस, आगे बढ़े। द ऑडिटर हु इज रिटायर्ड अंडर सेक्शन 145, ये वाला फ्रॉड वाला, यस, shall be ineligible to be appointed as auditor of any other company for 5 years from the date of passing of order and shall also be liable under section 447। 447 बच्चों तुम्हारा liability for fraud है ना बच्चों, punishment for fraud। yes everybody, yes, great। आगे जाऊं मैं, ये कुछ क्वेश्चन है कि भाई कोई कंपनी है एंड दे हैव डिफॉल्टेड इन बोरोइंग्स, ओके, यहाँ पे डिफॉल्ट इन बोरोइंग्स, और फिर गवर्नमेंट को लगा कि ऑडिटर वो इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, माँ कसम, तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए। So government may apply to tribunal in respect of such matters, highlighting the auditors miserably failed to fulfill their duties. If the tribunal is satisfied that auditors were involved in the fraud, tribunal may direct the company to change the auditors। और वो बच्चों अगले 5 साल के लिए अपॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, एलिजिबल नहीं रहेंगे ऑडिट करने के लिए, एज वेल एज दे लायबल फॉर 447। क्लियर लिया, एग्जांपल्स तुम्हारे स्टडी मटेरियल में देके रखे हैं आईसीएम में, इसलिए मैं इसको तुमको अभी फिलहाल कवर कर रहा हूं मैं। ओके ऑल ऑफ यू, आगे जाऊं मैं, अरे हाँ, यस, चलो। 141, one of the most important section, yes clear everybody। इसको तो मतलब क्या क्या बोलूं मैं तुमको, इसको तो 5 300 स्टार मैंने गलती से दे दिया, मान लो 5 स्टार करके जाओ इसको। यस क्लियर ऑल ऑफ यू, पक्का है ना। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी वगैरह। हु कैन बी एन ऑडिटर बच्चों, ऑब्वियसली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, या फिर ऐसी कोई फर्म जहां पे मेजॉरिटी पार्टनर्स आर व्हाट बच्चों, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया ऑब्वियसली, बट आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। एज वेल एज एलएलपी, वो भी ठीक ही बात है यार, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी इज नॉट अलाउड टू बी एन ऑडिटर, हाँ या ना बच्चों,
वो भी ठीक है, बिकॉज एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, हम लोग स्टार्टिंग में देखा था, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। यस, बस एलएलपी ही अलाउड रहेगा एज ऑडिटर, नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी एन ऑडिटर। आगे बढ़े। देन हु कैनॉट बी एन ऑडिटर? एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैनॉट बी एन ऑडिटर अंडर सेक्शन 139। तो जो ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन बी कौन सा वाला ऑडिटर? मुझे याद आ रहा है, विच अदर ऑडिटर ही कैन बी? हम्म, एनीबडी? नहीं समझा? कंपनी का एम्प्लॉय कौन सा ऑडिटर बन सकता है? कंपनी का ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय बच्चों कौन सा ऑडिटर बन सकता है? ही कैन बी एन इंटरनल ऑडिटर, 138 वाला। यस, आया ना, समझा कि नहीं? अमन, याद आ रहा है सभी को? ठीक है, कंपनी का बच्चों कौन सा ऑडिटर? इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी ऑडिटर चलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कोई कनेक्शन बच्चों ऑडिटर का नहीं चाहिए विद द कंपनी फॉर सेक्शन 139 वाला ऑडिटर। ठीक है, आगे बढ़े। आगे ध्यान देना बच्चों, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ओके, अब ध्यान दो, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, डू यू वांट टू राइट डाउन दैट? ध्यान देना। ओके बच्चों, मान लो अपनी कंपनी, एक्स कंपनी, एग्जांपल दिख रहा है सभी को, एक्स कंपनी। मान लो ये अपना क्लाइंट है, ये अपना ऑडिटी कंपनी, ठीक है। उसका कोई एम्प्लॉय है मिस्टर ए, उसको डबल ई मतलब एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय है बच्चों मिस्टर ए। अब मिस्टर ए बच्चों एक साइड बाय साइड कुछ ना कुछ बिजनेस करता है। मिस्टर ए बच्चों कुछ ना कुछ साइड में एक बिजनेस करता है, उसका कोई गारमेंट्स का बिजनेस है, ठीक है, गारमेंट्स, अंडरस्टूड क्लियर? और एक गारमेंट्स के बिजनेस में बच्चों मान लो ए का पार्टनर है बी, ए का पार्टनर है बच्चों व्हाट? बी। आई ओके क्लियर, समझ रहे हो? हम्म, तो इन दैट केस बच्चों मिस्टर बी कैन नॉट बी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कुछ समझा कि नहीं समझा? एवरीबॉडी ओके क्लियर? बोलो फटाफट, अमन, अक्षता, टेल मी क्लियर और नो? हम्म, तो कंपनी के एम्प्लॉय का बिजनेस पार्टनर या फिर कंपनी के एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय, कंपनी के एम्प्लॉय में कोई जो बिजनेस है, मान लो उसका बिजनेस गारमेंट है, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं मैं, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा बी पार्टनर नहीं है, पर बी एक मैनेजर है, एम्प्लॉय है, कुछ तो है। ओके, अगर बी बी बच्चों मिस्टर बी यहाँ पे पार्टनर नहीं है पर एम्प्लॉय है, मैनेजर है, तो भी वो नहीं चलेगा। और वो करे यार, बोलो उसको फटाफट, समझा कि नहीं? ठीक है ना, आगे जाओ ना, मैं अमन, ठीक है, अंडरस्टूड क्लियर? ओके, आगे 141(4), 141(4) provides that an auditor who becomes subject after his appointment, important, to any of the disqualifications of 141(3), he shall be deemed to have vacated his office. Common sense. अपॉइंटमेंट के टाइम बच्चों फुल्ली बच्चों वो एलिजिबल है, क्वालिफाइड वगैरह है, बट ड्यूरिंग, ओके, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, मतलब उसके क्या बोलते हैं काम लेने के बाद, फॉर एनी रीजन, या फिर मतलब ड्यूरिंग इज टर्म ऑफ ऑडिटर एज एन ऑडिटर, वो उसके ऊपर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आते हैं, है ना, 141(3) वाले कोई भी बच्चों डिस्क्वालिफिकेशन आते हैं, तो क्या मान लिया जाएगा? वो तुम्हारा रहेगा बच्चों कैजुअल वैकेंसी। समझा कि नहीं समझा? बिकॉज हमने बच्चों कैजुअल वैकेंसी के डेफिनेशन में देखा था, फॉर एनी रीजन, है ना, तो वन ऑफ द रीजन इज व्हाट बच्चों? डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के टाइम सब कुछ ठीक ठाक था, ड्यूरिंग द टर्म एज एन ऑडिटर ही हैज अट्रैक्टेड एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। क्लियर लिया? आगे बढ़े बच्चों अपन, अरे बोलो हाँ, ठीक है ना बच्चों? आगे बढ़ते, ध्यान देना, बहुत मस्त मस्त तुम्हारे यहाँ पे एग्जांपल्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, बच्चों आई होप तुमको पता है सिक्योरिटी का डेफिनेशन काफी बड़ा है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कुछ भी, है ना, ऑफ
और इंटरेस्ट, कोई भी उसका होल्डिंग है ना, इंटरेस्ट इन द कंपनी और इवन इट्स सब्सिडियरी और ऑफ इट्स होल्डिंग और एसोसिएट और अ सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, 5 कंपनीज है ना। ऑलरेडी कंपनी, उसके ऊपर का होल्डिंग, उसके नीचे का सब्सिडियरी, उसके बाजू का एसोसिएट और होल्डिंग का दूसरा सब्सिडियरी। हाँ है ना, रोलो बच्चों 5। लुक एट द एग्जांपल, कहाँ पे दूं मैं तुमको एग्जांपल। मान लो बच्चों अपना ये एक है, एक्स कंपनी है अपने लिए एग्जांपल के लिए, या चलिए ऑडिटी कंपनी है, जैसे ऑडिट अपना क्लाइंट, तो ऑडिटर ने या फिर उसके रिलेटिव ने या फिर उसके पार्टनर ने, ऑडिटर ने, रिलेटिव ने या फिर कोई इसके पार्टनर है, रिलेटिव का एक्सेप्शन है वो अपन थोड़ी देर में देखेंगे, बट दे शुड नॉट होल्ड बच्चों इवन सिंगल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मींस डिबेंचर्स आल्सो, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वारंट्स कोई भी रहेगा इन दिस कंपनी जिसका ऑडिट चल रहा है, या फिर उसकी एसोसिएट कंपनी में, या फिर उसकी सब्सिडियरी कंपनी में, या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी में, या फिर होल्डिंग कंपनी के दूसरे कोई सब्सिडियरी कंपनी में भी बच्चों ऑडिटर, पार्टनर एंड रिलेटिव ने कोई भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं करना चाहिए। बात समझी कि नहीं बच्चों, मुझको फटाफट बताओ। क्लियर इज ऑल ऑफ यू? यस? अरे हाँ या ना? आगे जाओ मैं बच्चों। देन ये तुम्हारा पहला वाला हो गया। However, there is a very nice and a good exception किसके लिए बच्चों? रिलेटिव्स के लिए। ओके, रिलेटिव्स को बच्चों अलाउड है टू होल्ड शेयर्स। हेलो दीदी, रिलेटिव्स बच्चों आर अलाउड टू होल्ड शेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों, अप टू ₹1 लाख फेस वैल्यू, अप टू ₹1 लाख फेस वैल्यू। हाँ या ना? ध्यान देना, प्रोविजो, रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या दिख रहा है, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, हैविंग फेस वैल्यू नॉट मोर देन ₹1 लाख। मैं तुमको बोल रहा हूँ बच्चों, कभी कोई क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली एग्जैक्टली 1 लाख का ही आएगा। मुझको बताओ बच्चों, सब लोग बताओ, 1 लाख अलाउड है या नहीं है? एंड दैट इज अ फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, नॉट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बच्चों क्या, वो तो आगे पीछे होता रहेगा, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। व्हाट अबाउट बच्चों फेस वैल्यू? फेस वैल्यू 1 लाख अलाउड है या नहीं? फेस वैल्यू 1 लाख अलाउड है या नहीं? एवरीवन टेल मी। 1 लाख बच्चों अलाउड है, 1 लाख बच्चों अलाउड है। अमन समझा क्या? अक्षता, नॉट मोर देन 1 लाख बोला है ना? एक मिनट, पे अटेंशन, ध्यान देना। हु इज नॉट अलाउड टू होल्ड इवन 1 सिंगल शेयर? मैं शेयर बोलता हूँ, ठीक है, शेयर, बट सिक्योरिटी मान लेना, ठीक है। ऑडिटर खुद या फिर उसके पार्टनर बच्चों कोई भी एक भी शेयर, कंपनी या फिर वो 5 कंपनी है टोटल, उसमें बिल्कुल होल्ड नहीं कर सकता। बट प्रोविजो दे के रखा है, प्रोविजो, हाँ या ना? रिलेटिव में होल्ड अलाउड है, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट हैविंग फेस वैल्यू नॉट मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा अलाउड नहीं है। देखो बच्चों, अप टू 1 लाख अलाउड है। तुम्हारा जो भी नोटबुक टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर लिख लेना, अप टू 1 लाख इज अलाउड। याद आया, समझा? वो भी तुम्हारा, प्लीज मैं बोल रहा हूँ फेस वैल्यू। क्वेश्चन आता है बच्चों, इस पर बहुत बार आ चुका है कि मार्केट वैल्यू तुमको 1.1 लाख दिया है, फेस वैल्यू 90,000 दिया है, या फिर फेस वैल्यू 1 लाख दिया है, वो भी करते हैं, मार्केट वैल्यू कम ज्यादा, वॉट एवर इज अलाउड, मतलब वॉट एवर इट इज। सो फेस वैल्यू बच्चों अप टू 1 लाख इज अलाउड। ओके, आई गिव यू टाइम बाद में टू ड्रॉ दिस डायग्राम। पहले समझ, पहले कुछ डाउट अगर तो प्लीज पूछो। ओके, मैं अपने तो बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है यहाँ पे, बहुत बड़ा वाला। आई गिव यू टाइम, ठीक है बच्चों। अप टू 1 लाख फेस वैल्यू हेल्ड बाय रिलेटिव इज अलाउड, समझा? अप टू 1 लाख, 1 लाख अलाउड है रिलेटिव ने होल्ड किया तो। पर ₹1 का भी शेयर, ₹1 का भी शेयर, एक शेयर भी बच्चों अलाउड नहीं है टू बी हेल्ड बाय ऑडिटर एज वेल एज पार्टनर, समझा क्या? So not a single security can be held by partner or his, or the auditor or his partner in any of those 5 companies. 5 कंपनी समझा? कंपनी, उसका सब्सिडियरी, एसोसिएट, होल्डिंग और होल्डिंग का दूसरा सब्सिडियरी, समझा? आगे जाओ मैं बच्चों, ठीक है ना? ठीक है, आगे। देन अगर मान लो, अगर बच्चों मान लो, ध्यान देना कि ऑडिटर ने काम तो ले लिया, ओके, ऑडिटर ने काम तो ले लिया, ही वाज नॉट होल्डिंग एनी शेयर्स,
और बच्चों ऑडिटर के कोई रिलेटिव के पास 90,000 का 80,000 का कुछ ना कुछ शेयर्स है, तो चलता है ना, अप टू 1 लाख चलता है कि नहीं, अप टू 1 लाख चलता है। अब ध्यान देना, पर बच्चों कभी गलती से हुआ ऐसा कि रिलेटिव acquires any security or interest above rupees 1 lakh, above, हाँ या ना, ठीक है, the corrective action to maintain the limits as specified above shall be taken by the auditor within 60 days of such acquisition or interest। क्या समझा या ऊपर से गया? मान लो गिव यू एग्जांपल बच्चों, ध्यान देना कि 1 सितंबर 22 को, ठीक है, चलेगा, ऑडिटर अपॉइंट हुआ। मैंने यहाँ पे कहीं लिखा है कि एग्जांपल नहीं, ठीक है, हम्म हम्म यही है, ध्यान देना, मैंने एग्जांपल दिया था मैंने। मान लो बच्चों तुम्हारा एक कंपनी है, ऑडिटी तुम्हारा क्लाइंट है, ऑडिटी मतलब क्लाइंट तुम्हारा क्लाइंट, ओके, मिस्टर राम ऑडिटर है। जब वो बच्चों जब उसने काम लिया एज एन ऑडिटर, दैट टाइम वो उसने तो वो शेयर तो कुछ नहीं, उसने होल्ड ही नहीं करना चाहिए, पर मान लो उसके रिलेटिव या फिर उसकी वाइफ कोई रहेगी, 1 लाख तक अलाउड है, हाँ या ना बच्चों, 1 लाख तक अलाउड था, यस क्लियर ऑल ऑफ यू। और बच्चों इतना काम कर रहा था, इतना काम कर रहा था, इतना काम कर रहा था कि उसकी बीवी पक गई, ओके, उसकी बीवी बच्चों पक गई, और उसकी बीवी ने बच्चों क्या कर दिया, ओके, बीवी ने बच्चों वही कंपनी के 1 लाख से ज्यादा शेयर ले लिया बच्चों। अब उससे क्या हो जाएगा मुझको बताओ? बच्चों ना ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड, है ना, एज एन ऑडिटर मतलब, एज एन ऑडिटर मतलब, एज एन ऑडिटर मतलब क्या, उसका ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ऑडिटर बीच में बच्चों क्या हो गया, डिस्क्वालिफाइड। क्यों? क्योंकि ऑडिटर के रिलेटिव ने बच्चों 1 लाख से ज्यादा के शेयर सिक्योरिटी खरीद लिए, हाँ या ना, आई गेटिंग माय पॉइंट और नो? तो सर थैनोस किधर हो गया, थैनोस क्या हो गया, डिस्क्वालिफाइड। पर बच्चों जैसे तुम्हारा एंड गेम का इन्फिनिटी वाला भी आया था ना, दूसरा वाला, हम रिवर्स थोड़ा सा कुछ चीजें कर सकते, रिवर्स, समझ रहे हो क्या? तो हम रिवर्स क्या कर सकते बच्चों यहाँ पे, ओके, कि ऑडिटर बच्चों भीख मांगेगा फिर उसके रिलेटिव से, तुम काम करो भाई, मैं डिस्क्वालिफाइड हो चुका हूँ तुम्हारी ये काम की वजह से, तो आई स्पेंड सम टाइम विद यू ऑल्सो, घर पे भी इधर उधर शॉपिंग वॉपिंग तुम्हारा जो भी रहेगा, बट प्लीज ये कुछ शेयर्स फिर से बेच दो, डोंट कीप शेयर, तुमको रखना है शेयर्स रखो, बट डोंट कीप शेयर्स मोर देन 1 लाख। कुछ बात समझी कि नहीं समझी? तो बच्चों को मान लो अगर मिस्टर राम ऑडिटर था और मिसेस राम ने बच्चों 1.01 लाख के शेयर्स लिए थे, तो ऑडिटर के पास बच्चों चांस है इसको कम करवाने का, और ब्रिंग डाउन विद इन द लिमिट, एग्जांपल दे रहा हूं 99,000, ओके, ब्रिंग डाउन विद इन द लिमिट, कितने कितने दिनों के अंदर, 60 डेज। समझा कि नहीं बच्चों, ऑल ऑफ यू टेल मी, ये बात समझी कि नहीं समझी? अगर तुमको फिर से ओपीसी वगैरह भी बच्चों सब कुछ याद है, ओपीसी, तो जो भी तुम्हारा नॉन कंप्लायंस होता है, नॉन कंप्लायंस, तो तुम्हारे पास टाइम दिया जाता है तो सब वो चीजों को तुम रेक्टिफाई करो। अब इसमें नॉन कंप्लायंस क्या है कि तुम्हारे रिलेटिव ने 1 लाख से ज्यादा का शेयर ले लिया, तो उसको लिमिट के अंदर लेके आओ। अब लिमिट के अंदर लेके आने के लिए तुम्हारे पास कितना टाइम है, 60 डेज, और अगर तुम उसको नहीं लेके आए पाए लिमिट के अंदर विद इन 60 डेज, तो अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप बच्चों क्या हो जाएगा मुझको बताओ? अगर एंड ऑफ 60th डे पे तुम उसको लिमिट के अंदर नहीं लेके आ सके तो क्या हो जाएगा बच्चों, डीम्ड, डीम्ड बच्चों कैजुअल वैकेंसी। क्यों? बिकॉज वो डिस्क्वालीफाई हुआ है ड्यूरिंग हिज टर्म एज एन ऑडिटर। कुछ समझा कि नहीं? पता फटाफट, अक्षता, अमन, निधि, ऑल ऑफ यू टेल मी, समझ रहा है कि नहीं? अमन, ठीक है, अंडरस्टूड क्लियर? तो वो 60 डेज वाला भी बच्चों क्राइटेरिया उसको हाईलाइट करके रखना, ओके, इंपॉर्टेंट है वो, यू हैव 60 डेज, 60 डेज है तुम्हारे पास उसको रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है, आगे जाऊं मैं? देन सच पर्सन और रिलेटिव और पार्टनर, ये वाला तुम्हारा सबसे कॉमन चल रहा है ना बच्चों, द ऑडिटर मतलब ऑडिटर, द ऑडिटर्स रिलेटिव और ऑडिटर का पार्टनर इज इंडेबिटेड टू द कंपनी, डेटर है बच्चों कंपनी का, और सब्सिडियरी होल्डिंग एसोसिएट, और सब्सिडियरी होल्डिंग कितना, इन एक्सेस ऑफ 5 lakhs, 1 लाख तक का, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक का डेट चलता है, हाँ या ना? सो तुम्हारा ये तुम्हारे बच्चों कितना डेटर है वो, हाँ या ना, डेटर है वो, चलता है, अंडरस्टूड क्लियर? अगर मैं डेटर का एग्जांपल दूं तो अगर तुमको याद आता रहेगा, तुम्हारा डिपॉजिट ट्रस्टी बच्चों बिल्कुल भी 1 रुपया का भी डेटर नहीं चाहिए ना, याद है कि नहीं?
वो डिबेंचर ट्रस्टी या डिपॉजिट ट्रस्टी था बच्चों, हाँ या ना? उसमें 1 रुपए का भी डेटर नहीं चलता। और यहाँ पे इफ दैट पर्सन द ऑडिटर, उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर इज डेटर अप टू 5 लाख चलता है। ओके, तो अप टू 5 लाख चलता है। आगे, अगर डेटर खुद नहीं है पर उन्होंने बच्चों किसी के लिए गारंटी देके रखा है, ओके, ऑडिटर, रिलेटिव या फिर ऑडिटर का पार्टनर हैव गिवन अ गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडिपेंडेंस ऑफ सम थर्ड पार्टी, ओके, टू द कंपनी और सब्सिडरी होल्डिंग और फेलो सब्सिडरी इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। खुद डेटर नहीं है ये लोग, खुद डेटर नहीं है पर किसी और के डेट का ये लोग गारंटी दे रहे हैं, एंड दैट गारंटी इज बच्चों हाउ मच, मोर देन ₹1 लाख, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब फिर से वही बात, गारंटी बच्चों अमाउंट कितने तक चलेगा, अलाउड रहेगा, अप टू ₹1 लाख। तो शेयर सिक्योरिटीज बिल्कुल भी नहीं, एज एन ऑडिटर पार्टनर करेंट डीलर रिलेटिव को अलाउड है बच्चों अप टू 1 लाख। डेट बच्चों अप टू 5 लाख अलाउड है, एंड गारंटी बच्चों अप टू 1 लाख अलाउड है, उसके ऊपर रहा तो डिस्क्वालीफाइड। क्लियर ऑल ऑफ यू? A person who whether directly or indirectly has any business relationship with the company और so and so बच्चों वो सब भी तुम्हारे नहीं चलेंगे। okay, whether directly or indirectly has any business relationship not allowed। yes clear all of you? समझा कि नहीं समझा? चलो आज फिर से बच्चों I'll give you क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल। yes clear all of you? चेक करो क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर एक्स कंपनी तुम्हारा ऑडिटी है तो कंपनी का ही एम्प्लॉय या फिर ऑफिसर नॉट अलाउड एज ऑडिटर, समझा? देन दैट इज योर फर्स्ट वन। दूसरा, कंपनी है वही कंपनी एक्स कंपनी, ओके, उसको भी एम्प्लॉय है ऑफिसर मिस्टर ए। अब मिस्टर ए का कोई भी बिजनेस रहेगा, कोई भी बिजनेस, ओके, मैंने क्या एग्जांपल दिया था, चलो मान लो स्टारबक्स बॉटल एंड कंपनी, इसका बिजनेस, किसका बिजनेस है बच्चों? ये एक्स कंपनी का जो एम्प्लॉय है मिस्टर ए, उसका खुद का एक पर्सनल बिजनेस है। मैंने क्या एग्जांपल दिया बच्चों? स्टारबक्स डिस बॉटल एंड कंपनी, ठीक है। अब ये उसका जो बिजनेस है खुद का, उसमें वो मिस्टर ए खुद पार्टनर है अलॉन्ग विद बी, है ना? उसमें कौन पार्टनर बच्चों? मिस्टर ए खुद पार्टनर है अलॉन्ग विद बी, तो बी बच्चों, बी ऑल्सो विल नॉट बी अलाउड एज ऑडिटर ऑफ एक्स कंपनी। यस क्लियर? और उसमें तुम्हारा दूसरा एग्जांपल स्टारबक्स बॉटल एंड कंपनी जो एग्जांपल दिया, उसमें मान लो मिस्टर सी इज एम्प्लॉय, मैंने वो लिख के दिया है, मिस्टर सी इज एम्प्लॉय, सॉरी मिस्टर मिस सी जो भी है, मिस सी इज एम्प्लॉय, शी इज नॉट अ पार्टनर, फिर भी वही बात, शी इज एम्प्लॉय ऑफ स्टारबक्स बॉटल एंड कंपनी। समझा कि नहीं समझा? तुमको सब कनेक्शन समझ रहे कि नहीं मुझको बताओ फटाफट, किस किस का किधर किधर कनेक्शन है? एक्सन कंपनी बच्चों ए के साथ कनेक्शन है, हाँ या ना? ए का बच्चों खुद का बिजनेस के साथ कनेक्शन है, और बच्चों बिजनेस में एक तो सी इज एम्प्लॉय, समझा कि नहीं, या फिर बी इज पार्टनर, एंड इन दैट केस बच्चों दोनों सी एज वेल एज बी बच्चों आर डिस्क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर। समझा? तो गिव यू टाइम, पहले तो ये छोटे दो डायग्राम निकाल दो, पहले वाले निकाल लो, मतलब ड्रॉ कर लो। एम्प्लॉय और ऑफिसर कंपनी नॉट अलाउड, और दूसरा वाला बच्चों एग्जांपल ये वाला कि एम्प्लॉय का बिजनेस का पार्टनर, एम्प्लॉय के बिजनेस का एम्प्लॉय ऑल्सो नॉट अलाउड एज ऑडिटर। समझा ना? ये डायग्राम बच्चों फटाफट ड्रॉ कर लो, आई गिव यू द अदर डायग्राम ऑल्सो। चल करो फटाफट, ठीक है। अब ये तुम्हारे स्टार्टिंग के दो हो चुके हैं बेसिक वाले, अभी तुम्हारे अलग अलग है, ध्यान देना। बिल्कुल भी सेक्रेटरी सर इंटरेस्ट नहीं चलेगा, बट कितना मैंने उसको स्टार मार्क करके रखा है, अप टू ₹1 लाख फेस वैल्यू फॉर रिलेटिव्स अलाउड। देन डेट एज अ डेटर मोर देन 5 लाख नहीं चलेगा, एंड गारंटी तो किसी के लिए दिया है बच्चों फॉर मोर देन ₹1 लाख नहीं चलेगा। इन विच ऑल कंपनीज, चेक करना, जैसे तुम्हारी कंपनी, उसका एसोसिएट, उसका होल्डिंग सब्सिडरी, और होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी भी, ओके। मैंने एग्जांपल के क्या दिया है, चेक करो। मिस्टर ई इज ऑडिटर एक्स कंपनी, वो भी नहीं, उसका रिलेटिव वो भी नहीं, या फिर पार्टनर ऑफ मिस्टर ई, ये बस तुमको बताने के लिए मैंने किया है, ठीक है। दैट इज कॉमन फॉर ऑल 1 2 3 ऑल्सो, है ना? ये 1 2 3 यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखे, इट इज कॉमन फॉर ऑडिटर, रिलेटिव ऑफ ऑडिटर एंड पार्टनर ऑफ ऑडिटर, ठीक है। चलो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम बच्चों, चलो फटाफट, है ना? समझा ना? चलो ड्रॉ। तो आई होप तुमको एक दो डायग्राम में तुमको सब चीजें समझ जाएगी, ओके, कि क्या क्या नहीं चलता है ना बच्चों? क्लियर लिया? आगे जाऊं मैं? आगे ये सब ठीक है बच्चों। चलो, बिजनेस रिलेशनशिप भी नहीं चलता ना, बिजनेस रिलेशनशिप, ओके।
एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप भी नहीं चलता है। पर कौन सा वाला चलता है? ऑडिटर को बच्चों टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, वो सब सर्विस प्रोवाइड किया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बिजनेस रिलेशनशिप मींस कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट सर्विस गिवन एज ऑडिटर, है ना। ऑब्वियसली वो काम क्यों करेगा, मतलब उसको वो तो कमर्शियल सर्विस तो रहेगा ही रहेगा ना। तो एज एन ऑडिटर तो जो काम करेगा दैट इज कंप्लीटली अलाउड, ओके। और चलेगा गिवन बाय कंपनी हैविंग business of telecommunication, airlines, hospitals, hotels, etc. to the auditor at arm's length price. What is बच्चों arm's length price? That is your market price. वही प्राइस जो हम बाकी को लगाते थे, अगर वही प्राइस हमने बच्चों ऑडिटर को चार्ज किया है, दैट इज कंप्लीटली ओके, दैट इज ऑल राइट, अलाउड है। और तुम बोलोगे कि ऑडिटर मजे भी नहीं ले सकता क्लाइंट के होटल पे या फिर एयरलाइंस का, तो वैसा नहीं, इट विल बी अलाउड, दैट विल बी अलाउड बट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। यस चलिए फाइन। तो कुछ खास नहीं, मतलब कैसे वो कुछ खास नहीं है। देन a person whose relative is a director or is in the employment of the company, yes, as a director or KMP, okay, auditor का रिलेटिव बच्चों, ऑडिटर का रिलेटिव क्या है? डायरेक्टर है या फिर KMP है, हाँ या ना, या फिर होल टाइम डायरेक्टर है, तो भी नहीं चलेगा। फिर से वही एग्जांपल बच्चों, मान लो मिस्टर ई एक ऑडिटर है और कंपनी कौन सा? एक्स कंपनी, ऑडिटिंग कंपनी है ना। तो ऑडिटिंग कंपनी का डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर, एम्प्लॉय डायरेक्टर या फिर KMP ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ मिस्टर ई। यस क्लियर? लिख लो बच्चों फटाफट इसको भी, लिख लो बच्चों फटाफट इसको भी। ऑलराइट, अगेन कॉमन सेंस, अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कहीं वो फुल टाइम जॉब करे तो बच्चों को ऑडिट कैसे कर पाएगा? चलेगा नहीं, ओके, एल्सवेयर लिखा है, नो, देन वो भी तुम्हारा डिस्क्वालिफाइड। अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड, कन्विक्टेड मतलब क्या बच्चों? गिल्टी, कन्विक्टेड मतलब क्या बच्चों? गिल्टी by court of an offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction, my goodness, okay। तो वो गिल्टी फाउंड किया गया है बाय एनी कोर्ट बच्चों, इन एनी मैटर, नॉट दिस कंपनीज एक्ट, समझ रहे हो क्या? ही इज बच्चों फ्रॉड एज पर कोर्ट, अंडर कोई भी मैटर, 420 तुम्हारा कौन सा IPC वाला, इंडियन पिनल कोड वाला, कुछ भी रहेगा वो। तो अगर कोर्ट ने बोला गिल्टी था तो 10 साल के लिए बच्चों कंपनी एक्ट में ऑडिटर बन नहीं सकता, है ना बच्चों? क्लियर? देन और कौन सा ऑडिटर बच्चों अलाउड नहीं, चेक करना। एनी पर्सन हु सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी इज एंगेज्ड एज on the date of appointment in consulting and special services as provided in section 144, ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, मतलब 139 के बच्चों ऑडिटर कैन नॉट गिव 144 के सर्विसेज एंड वाइस वर्सा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 139 के बच्चों ऑडिटर कैन नॉट गिव 144 के सर्विसेज, अंडरस्टूड और नो? तो समझा कि नहीं समझा? इंपॉर्टेंट, क्लियर? 144 में तुम्हारा लिस्ट आएगा ना ऑफ सर्विस, अकाउंटिंग वगैरह वो सब, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट। तुमको एज एन ऑडिटर कमाना है तो बस ऑडिट फीस कमाओ, बाकी के सर्विसेज नहीं, ओके। आगे जाओ मैं। एंड लास्टली, a person or a partner of a firm holding appointment as an auditor, if such person or partner is at the date of appointment or reappointment बच्चों holding more than 20 companies, है ना। ऑडिट बेसिकली कितने ऑडिट चल सकते हैं एट अ टाइम तुम्हारे पास? मैक्सिमम 20, क्लियर ऑल ऑफ यू? 20 से ज्यादा नहीं, है ना। अगर करते हो ऑलरेडी ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देन यू आर डिस्क्वालिफाइड, क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, आगे जाए। एक्सेप्शन मतलब ही तुमको लिमिट ऑफ 20 की जरूरत, लिमिट ऑफ 20 की, लिमिट ऑफ 20 एप्लीकेबल नहीं, इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, तुमको लिमिट ऑफ 20 एप्लीकेबल नहीं है। कौन से केसेस में? ओके, छोटे मोटे कंपनीज में चेक करो बच्चों। अदर देन OPC, स्मॉल कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन बच्चों 100 करोड़, हाँ या ना। तो OPC स्मॉल कंपनी कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, वो तुम्हारे लिमिट ऑफ 20 में आएगा भी नहीं। एंड प्राइवेट कंपनी बच्चों हैविंग पेड अप ओनली अप टू 100 करोड़, तो वो सब तुम्हारे बच्चों गिनती में ऑफ अपर लिमिट ऑफ 20 में आएगा
नहीं, हाँ या ना? स्मॉल कंपनी के लिमिट्स याद आ रही है क्या तुमको? मुझको बताओ, स्मॉल कंपनी के लिमिट्स 4 करोड़ एंड 40 करोड़ ना? यस और नो? 4 करोड़ क्या बच्चों? पेड अप एंड 40 करोड़ टर्नओवर। तो बहुत छोटा कंपनी स्मॉल कंपनी उसके हिसाब से तो। सो प्राइवेट कंपनी बच्चों अप टू 100 करोड़, समझा? यस चलिए। इंपॉर्टेंट, ये लोग हम लोग काउंट नहीं करेंगे इन द अपर लिमिट ऑफ 20। सीलिंग लिमिट, a certificate shall be obtained about unemployment elsewhere and at the date of appointment not holding more than 20 audits। ये हम लोग एज ए सर्टिफिकेट लेंगे ना बच्चों, ऑडिटर से देना पड़ेगा, ठीक है? और हम लोग फिर से बच्चों एक बार फिर से रिपीट हो रहा है कि अगर अपॉइंटमेंट मतलब उसका ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑडिटर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर होता है तो क्या माना जाएगा? डीम्ड वैकेंसी, हाँ या ना? और डीम्ड वैकेंसी हो मतलब क्या? तुम्हारा कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा। एंड कैजुअल वैकेंसी बच्चों कौन फुलफिल करता है? बोर्ड। और उसका टेन्योर बच्चों कब तक होता है? अगले साल तक। याद आया कि नहीं? है ना? इसलिए आगे जाओ मैं बच्चों। एग्जाम्पल, मिस्टर ए, a chartered accountant, has been appointed as an auditor of Lakshman Limited in AGM, ठीक है, of company held in September 2020। ठीक है बच्चों यहाँ तक? in which he accepted the assignment। Subsequently in January 21 he joined B, another chartered accountant who is manager of Lakshman Limited as a partner। Is it valid? No। So अपॉइंटमेंट के टाइम ही वाज एलिजिबल, सब कुछ ठीक ठाक था, क्वालिफाइड था, बट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑडिट बच्चों डिस्क्वालिफिकेशन आ चुका है, तो क्या हो जाएगा? डीम्ड टू बी वेकेटेड माना जाएगा, देयरफॉर तुम्हारा कैजुअल वैकेंसी आएगा। समझा? एग्जांपल समझा ना सभी को? ऑल ऑफ इट मी क्लियर है कि नहीं? एग्जांपल समझा ना? कौन सा वाला केस है ये? कि कंपनी के एम्प्लॉई का कोई दूसरा बिजनेस है, उसमें ऑडिटर पार्टनर है, दिस इज डिस्क्वालिफिकेशन। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग और नो? तो तुम्हारा लक्ष्मण लिमिटेड बच्चों एक कंपनी है, उसका मैनेजर कौन था? मैनेजर फाइनेंस बी। और बी का बच्चों और एक फॉर्म था, क्या नाम उसका? जो भी फॉर्म है उसका, उसमें बच्चों है ना, उसमें बच्चों तुम्हारा पार्टनर बन रहा है ए। सो दैट इज रॉन्ग और कैन से डिस्क्वालिफिकेशन। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? आगे जाऊं मैं? ये तुम्हारा क्या लिखा है? ऑडिटी कंपनी। ओके, सो दिस इज योर कैजुअल वैकेंसी। आगे, एबीसी एंड कंपनी इज ऑडिट फर्म, उसके एबीसी 3 पार्टनर है, और इंडिविजुअली ए बी और सी के अभी भी 4, 6 और 10 ऑडिट दे आर होल्डिंग राइट नाउ कंपनीज। तो एज अ फर्म हम कितने और ऑडिट्स कर सकते हैं? एज वेल एज इंडिविजुअल बच्चों हम कितने ऑडिट्स कर सकते हैं? समझ रहे हो एवरीबॉडी? तो इंडिविजुअल बच्चों लिमिट 20 आएगा ना हर एक का, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंगली वो फर्म का लिमिट हम लोग डिसाइड करेंगे। फर्म का कुछ अलग से लिमिट नहीं है ना, ऑडिटर का बच्चों लिमिट है। जस्ट क्लियर? तो सिंपल यहाँ पे टेबल बनाने का, ए बी सी है, ओके एवरीबॉडी, एंड टोटल। समझा बच्चों? ए बी सी एंड टोटल। टोटल किसके लिए? एबीसी एंड कंपनी के लिए। तो चेक करना, एबीसी ऑडिटर्स तुम्हारे इंडिविजुअल्स मतलब, और इन द फर्म एग्जिस्टिंग कितना देख रहे हैं? एग्जिस्टिंग उनके ऑडिट 4, 6 और 10। यस, तो खुद बच, और सीलिंग लिमिट कितना है हर एक का? 20 20 20। तो फर्म का लिमिट कितना आएगा? 60। तो सीलिंग में से तुम्हारा एग्जिस्टिंग गया, तो बाकी के हम ऑडिट्स उतना ले पाएंगे। ऑडिट्स रिमेनिंग है ना बच्चों? ऑडिट्स रिमेनिंग। समझा बच्चों? 16, 14 एंड 10 अकॉर्डिंगली 40 बच गए फॉर्म के नाम से। नहीं समझा? ओके, चेक करो। ये जो है यहां पे हम लोगों ने देखा, सी, कोई भी ऑडिटर एट अ टाइम कैन नॉट ऑडिट मोर देन 20 कंपनीज। ओके, ये तो तुमको समझता है कि नहीं? मुझको ये बताओ, है ना? मतलब मैक्सिमम एन ऑडिटर कैन होल्ड 20 कंपनीज एट अ टाइम। यस चलिए। देन अगर मैं इसकी बात करूं, ऑडिटर की बात करूं, तो हमने ऑडिटर फर्म को अपॉइंट करते हैं, पर अल्टीमेटली फर्म साइन नहीं करता ना बच्चों। साइन कौन करता है? पार्टनर। द इंडिविजुअल फर्म इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बराबर है? अल्टीमेटली साइन करने वाला बच्चों कौन? इंसान, पार्टनर। ओके, बट पार्टनर ऑलरेडी अगर 20 कंपनीज को होल्ड करता है, होल्ड करता मतलब क्या? ही इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिट पार्टनर।
एज एन ऑडिट पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, कि भाई हमारा साइनिंग पार्टनर ये पर्टिकुलर पार्टनर है हमारा, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर उसका 20 कंपनीज को हम लोग असाइन कर चुके हैं, देन ही कैन टेक नो मोर ऑडिट्स। ऑलरेडी 20 कंपनीज है तो ऑलरेडी, है ना। तो मान लो प्रोप्राइटरशिप है, कि क्या है प्रोप्राइटरशिप, तो इंडिविजुअल है बच्चों, मान लो प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या, इंडिविजुअल। तो फर्म के नाम से मान लो या फिर इंडिविजुअल के नाम से मान लो तो कितना हो जाएगा 20, टोटल यू कैन टेक बच्चों 20। पर अगर पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर है, तो ओवरऑल फर्म के नाम से कितने ऑडिट्स हो सकते हैं, ओवरऑल फर्म के नाम से कितने ऑडिट्स हो सकते हैं 40, 20 और 20, समझा। ऑलराइट, तो सेम एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एबीसी जो है, किधर गया एग्जांपल, वो एबीसी एंड कंपनी के जो भी पार्टनर है, और एबीसी के खुद के पास ऑलरेडी अभी 4, 6 और 10 ऑडिट्स देके रखे हैं ऑलरेडी। तो क्वेश्चन ये है, तो ए बी एंड सी, ओके, ए के पास ऑलरेडी 4 है, बी के पास ऑलरेडी 6 है और सी के पास ऑलरेडी 10 है। तो हाउ मेनी मोर ऑडिट्स वी कैन टेक इंडिविजुअली, मतलब ए बी और सी के नाम से एज वेल एज कलेक्टिवली फर्म के नाम से। यस क्लियर। तो ऑलरेडी 4, 6 और 10 ऑडिट्स है एबीसी के पास, मतलब एज सच बच्चों फर्म के पास कितने ऑडिट्स है फिलहाल 20, 4 + 6 + 10, 20 ऑडिट्स है ना। पर हर एक का खुद का इंडिविजुअल लिमिट कितना होता है 20, समझा कि नहीं समझा। यस, देयर इज इंडिविजुअल लिमिट आल्सो ना, इंडिविजुअल लिमिट, इट इज नॉट अ कलेक्टिव लिमिट। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भाई ए तो 30 ऑडिट कर ले, तो बी तो 10 ऑडिट ही कर लेना, ऐसा नहीं चलता, दैट इज नॉट अलाउड, समझा ना। कि आप तुमने बोला कलेक्टिवली 60 कर लेंगे, नहीं, इंटरनल में बच्चों तुम्हारा मैक्सिमम 20 ही रहेगा। तो अभी ऑलरेडी इनके पास 4, 6, 10 है, और हर एक के पास मैक्सिमम दे कैन टेक 20, सो 20 - 4 16 मोर ऑडिट्स कैन बी टेकन इन द नेम ऑफ ए। 20 - 6 हम लोग मोर 14 ऑडिट्स ले पाएंगे इन द नेम ऑफ बी, एंड 20 - 10 हम लोग और ज्यादा ऑडिट्स ले पाएंगे इन द नेम ऑफ सी। तो उनका बस हमने टोटल कर दिया कि ओवरऑल फर्म के नाम से फिर और कितने ऑडिट्स ले सकते हैं हम लोग। कुछ समझा कि नहीं। तो मैंने लिखा एग्जिस्टिंग, और फिर मैंने लिखा सीलिंग लिमिट ओवरऑल, है ना। तो सीलिंग लिमिट माइनस एग्जिस्टिंग, दैट इज फर्दर मोर ऑडिट्स हाउ मेनी यू कैन टेक। समझा, मुझको बताओ ऑल ऑफ यू, टेल मी, क्लियर नाउ, फाइन। आगे बढ़े हम लोग बच्चों। समटाइम्स चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ पार्टनर इन नंबर ऑफ ऑडिटिंग फर्म, हो सकता है ना, कोई लिमिट तो नहीं बच्चों, पर्सन कैन बी पार्टनर इन मोर देन वन फर्म। In such a case, all the firms in which he is a partner or proprietor will be together entitled to 20 audits in his name. कुछ समझा कि नहीं। तो एज एन इंडिविजुअल वो लिमिट है बच्चों 20 का, है ना। तो भले वो 2 फर्म में रहेगा, 4 फर्म में रहेगा, प्लस खुद का प्रोप्राइटरशिप रहेगा, तो भी सब मिला के he cannot sign more than 20 audits. Clear all of you? बस 20 audits में बच्चों लिमिट्स में कौन कौन नहीं आता, ओपीसी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी अप टू व्हाट बच्चों 100 करोड़, है ना बच्चों। क्लियर लिया। ऑडिट हम 2 साल का 3 साल का एक साथ नहीं करते ना, तो ऑडिट्स मतलब हम एक फाइनेंशियल ईयर के लिए करते हैं, तो एक 1 फाइनेंशियल ईयर एट अ टाइम। मतलब कभी भी, मतलब मान लो कोई कंपनी लेट किया रहेगा, वो भी पॉसिबल है, 2-3 साल से ऑडिट ही नहीं किया, तो उसका ऑडिट अभी कर रहे हैं, तो कितने वो ऑडिट्स एट अ टाइम ले सकता है। एट अ टाइम ही कैन नॉट होल्ड मोर देन 20 ऑडिट्स। ओके। Mr. A, practicing chartered accountant, is holding securities of XYZ, having face value only 900 बच्चों। Whether Mr. A is qualified for appointment as auditor of XYZ, चेक करो। मिस्टर पैटिसन सीए है, उसका सिक्योरिटीज है XYZ के ओनली ₹900, वो बच्चों ऑडिट कर सकता है कि नहीं XYZ का, बोलो फटाफट। बोलो बच्चों, अक्षता, अमन, निधि, बोलो फटाफट। कैन नॉट ऑडिट बच्चों, बिकॉज एक सिंगल शेयर भी नहीं चलता। अगर रिलेटिव ने होल्ड किया रहता था तो चलता था, तो नॉट इवन अ सिंगल शेयर। ठीक है, आगे जाओ मैं। मिस्टर पी, practicing chartered accountant, and Mr. Q, the relative of Mr. P, is holding securities of ABC Limited.
क्यू के पास शेयर्स है, पी के पास शेयर्स नहीं, ठीक है, क्यू के पास शेयर है, और क्यू क्या है, रिलेटिव है, हैविंग फीस ऑफ 90,000, वेदर पी इज क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर, वो अलाउड है या नहीं है मुझको बताओ। अब बच्चों अलाउड है वो, ही इज अलाउड बिकॉज रिलेटिव ने होल्ड किया है नॉट मोर देन 1 लाख फेस वैल्यू, तो चलता है, ही इज अलाउड, ठीक है। BC and company is an audit firm having partners B and C, and Mr. A is the relative of Mr. C, ठीक है, is holding securities of face value having 1,01,000, whether BC and company is qualified from being appointed as an auditor, not allowed, है ना बच्चों, क्योंकि अभी रिलेटिव के पास बच्चों 1 लाख से ज्यादा फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, समझा, तो नॉट अलाउड। डन 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 एवरीबॉडी, यस। तो फिर से बड़ा वाला सेक्शन तुम्हारा बच्चों 141 वाला भी हो गया है। आगे बढ़े क्या? Remuneration of auditors. The remuneration of auditors shall be fixed at by the company in the general meeting. मतलब बच्चों मीटिंग में, बच्चों मीटिंग में तो अपॉइंटमेंट में भी करते हैं हम लोग, अपॉइंटमेंट है ना मीटिंग में, तो मीटिंग में ही हम बच्चों उसका रेमुनरेशन भी डिसाइड कर सकते हैं, और इन सच अदर मैनर एज द कंपनी इन जनरल मीटिंग में डिसाइड, मतलब बच्चों हो सकता है, ठीक है, कि फीस डिसाइड नहीं किया फिर भी एज एन ऑडिटर डिसाइड हो चुका है, ऐसा पॉसिबल है। इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर द रेमुनरेशन में भी फिक्स बाय बोर्ड, बिकॉज हम लोग मेंबर्स को तो बुला भी नहीं रहे अपॉइंटमेंट के लिए। Audit fees include any expenditure incurred during the course of audit, but excludes remuneration paid to him for any other service which is outside the scope of his work. हाँ या ना? उसके स्कोप के अंदर जो भी काम है वो सब काम के लिए बच्चों जो फीस दिया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों ऑडिट फीस, ठीक है। पर कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया है कंपनी ने, ये चेक कर लो वो चेक कर लो, दिस एंड दैट, कुछ भी अलग रहेगा, that will not be part of audit fees. अब बच्चों बहुत एक तुम्हारा अच्छा इसमें एग्जांपल है, इसके ऊपर एमसीक्यू आया था, कुछ तो आया था, बट चेक करो, लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू। SHRD Private Limited is engaged in business of software and consultancy, okay? The company has an annual turnover of 2,000 crores, but the profit margin were not very good. For the financial year 31st March 21, the company proposed appointment of statutory auditors at its board meeting. However, the remuneration was not finalized, ठीक है, no problem. The statutory auditors completed engagement formalities, including engagement letter between the company and the auditors, and it was decided that the engagement letter can be signed without fees. मतलब उसके ऊपर engagement letter के ऊपर मुझे fees हम लोग नहीं लिख रहे हैं. That is with the clause that fees to be mutually decided. In such situation, बच्चों engagement letter बच्चों is still valid. Is still what बच्चों? Valid. ठीक है यहाँ तक all of you? अरे हाँ बोलो एवरीबॉडी। मतलब एंगेजमेंट लेटर उसको साइन करके दे दिया है हमने और उसके ऊपर फीस नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो भी चल सकता है, ओके एवरीबॉडी, ऑलराइट। 143 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत सारी चीजें पावर देकर रखी है ऑडिटर को और बताया गया है कि क्या क्या अलाउड है क्या क्या अलाउड नहीं है। सो ऑब्वियसली ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने ही पड़ेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट, है ना। पर क्या क्या पावर है, access the books of account obviously as well as vouchers, है ना, based on it, मतलब सबसे तुम्हारा बेस क्या रहेगा, बुक्स एंड पेपर्स वाउचर्स, और इसके बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट ही कैन एक्सेस एनी टाइम, राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी, जहां पर अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा तो वहां पे, और एनी अदर प्लेस जहां पे भी रखा रहेगा, बिकॉज बुक्स एंड पेपर्स बुक्स ऑफ अकाउंट बच्चों कहीं पर भी हम रख सकते हैं, है ना। entitled to have necessary information and explanation from the officers of the company, important है ना, वो डिमांड कर सकता है एक्सप्लेनेशन की ये खर्चा कौन है, किसका है, क्यों है, एंड ऑल ऑफ दैट, इसका रीजन या फिर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट जो भी रहेगा उसके पीछे, राइट। then entitled to require from the office of the company such information and explanation as auditor may consider necessary for the performance of his duties or as auditor, उसको जो ठीक लगता है कि डिटेल्स हमारे पास चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास चाहिए, वो मांग सकता है,
then access to record of all of his subsidiaries, JVs and associate बच्चों, obviously क्यों? For the purpose of what बच्चों? Consolidation, हाँ या ना? CFS करना है तो, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो FS दिखने हैं अपने को, standalone as well as CFS, isn't it everybody? So auditor of holding company ना shall have right to access records of subsidiaries also. Records of subsidiaries, okay, for the purpose of consolidation. Also, he has a right to access accounts and records of associate as well as JV. वो तो मैंने बहुत पुराना जमाने में था कि सब्सिडरी का ही उसको पास ये था, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेस. दैट वाज समथिंग रॉन्ग इन लॉ, क्योंकि सीएफएस के लिए कंसोलिडेशन के लिए हम एसोसिएट को भी लेते हैं ना, तो एसोसिएट एज वेल एज जेबी बच्चों कंपनीज का भी रिकॉर्ड्स मिल सकता है किसको? ऑडिटर को. देन राइट टू विजिट ब्रांचेस, एक्सेस ब्रांच अकाउंट, ऑब्वियसली कॉमन सेंस राइट ऑफ रेम्यूनरेशन है ना. यस चलियो. राइट टू हैव क्वालिफिकेशन रेड आउट एट द मीटिंग, इंपॉर्टेंट. एज एन ऑडिटर बच्चों उसको लगता है कि भाई मेंबर्स को पता होना चाहिए दिस एंड दैट, देन वो बच्चों यस बोल सकता है कंपनी को कि भाई मेरे क्वालिफिकेशंस पढ़ो मीटिंग में. अब ये टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये रिवीजन बैच है इसलिए मैं तुमको पूछ रहा हूँ. अगर रेगुलर बैच होती है ऑब्वियसली आई कैन एक्सपेक्ट रॉन्ग आंसर्स. व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्वालिफिकेशन बच्चों? रीड आउट क्वालिफिकेशन इन द मीटिंग, मतलब क्या कि उसके डिग्रीज वगैरह क्या, एक्सपीरियंस क्या, वो पढ़ना है क्या मीटिंग में? क्या पढ़ना है बच्चों? बोलो क्या पढ़ना है फिर? उसके नेगेटिव रिमार्क्स, हाँ या ना? उसके क्वालिफिकेशन मतलब क्या बच्चों? उसके नेगेटिव रिमार्क्स, बराबर ना? एवरीवन टेल मी कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो एवरीवन? यस. आगे जाओ मैं. तो हैज राइट कि ये क्वालिफिकेशन पढ़ो मीटिंग में, मेंबर्स को पता होना चाहिए कि क्या क्या गलत है या फिर क्या किस किस बारे में ओपिनियन नहीं दे पा रहा हूँ. ओके आगे जाओ मैं. राइट टू रिसीव नोटिस बच्चों क्लियर कर सेक्शन 101 में देकर रखा है. अब मैं तुमको 101 पूछू क्या? चलो मुझको बताओ 101 नोटिस कौन से लोगों को देना जरूरी है? मेरे हिसाब से 5 लोग थे. मेंबर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर, अगर मेंबर मर गया है तो, असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स. बराबर है ऑल ऑफ यू, है ना? अरे याद आ रहा है कि नहीं सभी को? बताओ समझा कि नहीं एवरीवन? क्लियर और नो? तो वहां पे तुमको ऑडिटर्स को भी नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है? सो राइट टू रिसीव नोटिस एंड टू, ऑब्वियसली अगर नोटिस दिया तो ही हैज अ राइट टू अटेंड द मीटिंग. एंड फॉरगेट अबाउट राइट टू अटेंड मीटिंग, इट इज हिज ड्यूटी टू अटेंड मीटिंग. इट इज हिज ड्यूटी बच्चों टू अटेंड मीटिंग, ठीक है बच्चों? आगे जाओ मैं, अदरवाइज वो आगे आएगा. अब ये कुछ चीजें टाइम पास है जो मेरे हिसाब से डायरेक्टली पूछेंगे नहीं कभी. इट इज मेनली पार्ट ऑफ ऑडिट, पर फटाफट खत्म करते हैं. ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स, मैटर्स ऑफ इंक्वायरी, he has to बोले बच्चों कंपल्सरीली. इंक्वायरी इन फॉलोइंग मैटर, कंपनी साइड में देख रखा है. whether loans and advances given by company are properly secured or not. समझा? किसी को लोन दिया है, एडवांस दिया है, तो उसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी लिया कि नहीं लिया? एंड द टर्म्स ऑफ लेंडिंग, क्या उसने चेक करना चाहिए क्या टर्म्स और कंडीशन में दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन है या फिर क्या क्या है. whether transactions of the company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company. मतलब बस बुक एंट्री है, एक्चुअल में एंट्री भी है या नहीं है, मतलब एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं है ना? तो वो चेक करना चाहिए बच्चों कि बस बुक एंट्री है या फिर एक्चुअली हुआ है या नहीं, ठीक है? देन कंपनी नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, मतलब एनबीएफसी अगर नहीं है, एनबीएफसी नहीं है वो, ओके. whether shares, debentures or other securities have been sold at a price less than at which they were purchased by the company. परचेज प्राइस से भी कम में बेचा है क्या? तो क्या ऐसे कंपनीज को लॉस हुआ है क्या कुछ शेयर्स का? whether loans and advances made with the company have been shown as deposits, है ना? whether personal expenses were charged to revenue account, मतलब बिजनेस में खर्चे में डाल दिया. whether any shares have been allotted for cash, एक्चुअल में कैश, एंड क्या वो तुम्हारे कैश मैच हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बैलेंस से. The auditor while making report shall take into account provisions of the Companies Act, accounting standards, auditing standards, है ना? And matters which are required to be included in the audit report. उसका ध्यान देना ही चाहिए उसने सब चीजों के ऊपर. डायरेक्टर क्वालिफाइड है या नहीं, डिस्क्वालिफाइड हो चुका है, सीएसआर का खर्चा किया कि नहीं किया ठीक से, एंड ऑल ऑफ दिस सब उसको दिखना चाहिए बच्चों ऑडिटर को. यस. एंड ऑडिटर के बच्चों जिम्मेदारी है, ही हैज टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन. ये तो बच्चों इसके लिए तो उसको पैसा मिलता है.
वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन इज दिस ओनली ना, कि इज ही एबल टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन और नॉट, कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस और नो? एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्लियर? आगे जाए हम लोग। तो ऑडिटर शैल एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑफ द अकाउंट्स एंड एफएस एग्जामिन्ड बाय हिम। उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आएगा? टाइम पास चीज है, वेदर उसका सब चीजें का क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन मिला, जो भी उसने मांगा था, जो भी जरूरी था, है ना? एंड एक्सप्लेनेशन नॉट प्रोवाइडेड व्हेन आस्क्ड, बच्चों तो उसका इफेक्ट क्या होगा तुम्हारे एफएस पे, वो उसको बताना चाहिए कि मैंने ये अमाउंट पूछा था, वो अमाउंट पूछा था, ये लेजर के बारे में पूछा था, ये ट्रांजेक्शन पूछा था, उसके डिटेल्स मुझको नहीं दिए गए हैं, तो ये इतने अमाउंट का था, उससे ये इम्पैक्ट है, उसने बताना चाहिए, ठीक है? देन वेदर इन हिज ओपिनियन बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हैं या नहीं मैनेजमेंट ने, है ना? यस चलिए। एंड जो ब्रांचेस पे वो विजिट नहीं कर पाया है, क्या उसको भी रिकॉर्ड ठीक से रखा गया है या नहीं, है ना? देन सॉरी, report on accounts of any branch office of the company audited by a person other than company auditor। अरे हाँ या ना? मतलब कंपनी का 139 के ऑडिटर ने ब्रांच ऑडिट नहीं किया, किसी और ने किया। ओके, ये तुम्हारा बच्चों मेनली हमेशा रहेगा इन द केसेस ऑफ बैंक ब्रांचेस। कंपनी अगर मैं कहूं एसबीआई बैंक, तो कंपनी तो एक ही है, ब्रांचेस बच्चों उसके हजारों है, और हर साल हजारों ब्रांचेस का बच्चों ऑडिट होता है। तो एक पर्सन नहीं कर रहा है, बहुत सारे फर्म्स बच्चों कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं एवरीबॉडी? हर एक ऑडिट फर्म के पास मान लो 2 या 3 ब्रांच आएंगे, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं मैं। तो जो मेन ऑडिटर है कंपनी का, उसने थोड़ी बच्चों ब्रांच का ऑडिट किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बस यहाँ पे उसने बताना चाहिए ठीक से कंपनी के ऑडिटर ने, यस कि उसने ब्रांच का ऑडिट रिपोर्ट देखा है, उसने उसको मतलब एंड ही हैज डेल्ट विद इट प्रॉपरली फॉर फाइनलाइजिंग हिज ओन ऑडिट रिपोर्ट। सी अब ध्यान दो, कंपनी का मेन ऑडिटर एक समझ रहे हो, और ब्रांच के अलग अलग ऑडिटर्स हो सकते हैं, इतना तुमको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है ऑल ऑफ यू? देयर कैन बी सेपरेट ऑडिटर्स फॉर ब्रांच, हाँ या ना? ठीक क्लियर ऑल ऑफ यू? बिकॉज इट इज नॉट, इट मे नॉट बी पॉसिबल 10-20 ब्रांचेस रहेंगे तो, या फिर जॉइंट ऑडिटर्स रहेंगे तो जॉइंट ऑडिटर को बोल दिया भाई ब्रांचेस आप संभालो, बाकी हेड ऑफिस प्रिंसिपल ऑफिस जो रहेगा वो मैं देख लूंगा। ऑल ऑफ यू ओके क्लियर? निधि, अमन? So whether report on the accounts of any branch of the company audited by a person other than company's auditor has been sent to him, and the manner in which he has dealt while it with it in preparing his own report. Basically, he has checked the branch report. ठीक है? 143(8) क्या कहता है? Branch auditor shall prepare a report on the accounts of the branch examined by him and send it to the company auditor. समझा कि नहीं समझा? All of you okay clear? तो ब्रांच का ऑडिटर मतलब बच्चों एकदम मेन ऑडिटर ब्रांच के लिए, ब्रांच का ऑडिटर सबसे मेन ऑडिटर ब्रांच के लिए, पर ब्रांच ऑडिटर बच्चों अपना रिपोर्ट किसको देगा? कंपनी के मेन ऑडिटर को। समझा कि नहीं समझा? एंड कंपनी के मेन ऑडिटर बच्चों उसको ऑब्वियसली लेगा, he will accept it and look into it for finalizing his own company audit report। समझा कि नहीं? ब्रांच बच्चों अलग एंटिटी थोड़ी है, ब्रांचेस जैसे एक हिस्सा है कंपनी का ही, है ना? अरे जाओ कि नहीं, मैं आगे। अमन, निधि बोलो फटाफट, नहीं समझा? ओके ओके, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। मैंने इधर कुछ लिखा है क्या? देखो, कोई कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना? अब ये कंपनी कितने कंपनी, एक ही कंपनी है ना? ओके, मैं बस इसकी ये कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैं ना ही इसके सब्सिडियरी एसोसिएट बाकी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? इसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं और जगह पे है, इसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहीं और जगह पे है, हाँ या ना? और इसके बहुत सारे अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग तुम्हारे ऑफिसेस अलग अलग एरियाज में है। यस चलिए, मैं ऑफिसेस की बात कर, ऑफिसेस, यस चलिए। तो मैंने से ऑफिस मतलब वो ब्रांच हो गया। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो ब्रांच शायद आउट ऑफ इंडिया भी है, ब्रांच कह रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ओके? आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ ब्रांचेस। ये सब तुम्हारे क्या है? ब्रांचेस। अब कंपनी का बच्चों एक सिंगल मान लो फिलहाल के लिए एक ऑडिटर है 139, यस चलिए। अब वो खुद या फिर उसकी खुद की टीम या फिर खुद की फर्म ने बच्चों, ओके, सभी ब्रांचेस को विजिट नहीं किया। जो कंपनी का ऑडिटर है, मान लो उसने मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कवर कर लिया,
और कॉर्पोरेट ऑफिस और एक आध दो ब्रांच कवर कर लिया। बाकी के ये जो ब्रांचेस है कोई दूसरे ऑडिटर ने, मतलब दूसरे व्यक्ति ने, दूसरे पर्सन ने ऑडिट किया है। यस क्लियर? बट कंपनी का तो ऑडिट रिपोर्ट एक ही बनेगा ना, जो ये बंदे को जिसको अपन ने अपॉइंट किया तो वो बनाएगा। यस क्लियर? अब जिसको अपॉइंट किया था मेन कंपनी का ऑडिटर, उसने खुद तो इतना ही चेक किया है मान लो, बट ही विल रिलाई ऑन द ऑडिट डन बाय अदर पर्सन फॉर द ब्रांचेस। ही विल रिलाई मतलब क्या, वो कंसिडर करेगा उसको। तो ये जो ब्रांच के जो ऑडिटर्स है दूसरे लोग, वो लोग अपना अपना जो ब्रांच का जो ऑडिट उन्होंने बनाया है वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे कंपनी के मेन ऑडिटर को। समझा? एंड ऑब्वियसली ही विल टेक इट, कंसिडर इट फॉर फाइनलाइजिंग हिज ओन कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट। समझा? नाउ लेट मी रिप्लेस RIL विद SBI। मैं तुमको बस कहना क्या चाहता था कि ये ब्रांचेस है, रिलाई ऑन देम, मतलब ऑब्वियसली बिकॉज वो उसने खुद चेक नहीं किया है ना, वो उसने खुद जाके वाउचिंग वगैरह सब कुछ देखा है क्या वहां के ब्रांच ऑफिसर्स का? नहीं। तो पर वो देखेगा तो सही ना कि हाँ भाई एवरीथिंग लुक्स ओके और नॉट। उसको खुद कुछ कहीं पे डाउट आ रहा है कि नहीं, उसकी जिम्मेदारी बनती है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑल्सो। बट जैसे तुम्हारा जूनियर और सीनियर हो गया तो ब्रांच ऑडिटर जूनियर मान लिया जाएगा और कंपनी का मेन ऑडिटर सीनियर माना जाएगा। ऑब्वियसली जो कंपनी का ऑडिटर है वो तो पूरी कंपनी के लिए जिम्मेदार है, बट यू शुड चेक दैट। नो? समझा? तो उसको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि जो ब्रांचेस को मैंने विजिट नहीं किया है वो ब्रांचेस के ऑडिट रिपोर्ट मैंने देखे हैं एंड आई हैव कंसीडर्ड देम, डेल्ट विद देम प्रॉपर्ली फॉर फाइनलाइजिंग माय रिपोर्ट। डेल्ट विद देम प्रॉपर्ली मतलब क्या, उसने उसके हिसाब से चेक किया है। ऑडिट, ब्रांच ऑडिट। समझा कि नहीं समझा? मतलब वो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ब्रांच ऑडिट किसी और ने किया मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं, नहीं, क्योंकि वो तो फाइनेंशियल्स कंपनी के साइन करने वाला है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और फाइनेंशियल्स ऑब्वियसली इंक्लूड्स ऑल द ब्रांचेस। मैं अभी भी ब्रांचेस में ही हूं, मैंने सब्सिडियरी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और ब्रांचेस, जितने भी ब्रांचेस बच्चों वो बस कंपनी का ही हिस्सा तो है। ब्रांच इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना? क्लियर? हम्म। तो बच्चों मान लो मैंने वो रिलायंस का नाम हटा के मैंने SBI कर दिया। अब SBI बैंक लिमिटेड ये तो एक ही कंपनी है ना, हाँ है ना? तो उसका भी एक ही फाइनेंशियल बनेगा। फिलहाल तो नॉर्मल कह रहा हूं मैं। यस। पर बच्चों बैंक के ब्रांचेस कितने, हजारों ब्रांचेस है कि नहीं? तो आई एम टेलिंग यू समथिंग प्रैक्टिकली, समथिंग कॉल्ड एज बैंक ऑडिट। तो भाई ये मार्च एंड में तुम कोई CA से बात करोगे तुमको समझ जाएगा बैंक ऑडिट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो होता क्या है बैंक ऑडिट में कि बराबर 31 मार्च के आसपास और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के आसपास, अब ये गवर्नमेंट मतलब ये RBI, अब मैं तुमको कुछ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा। RBI बच्चों बैंक्स के ब्रांचेस के लिए अलग 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 ऑडिटर्स अपॉइंट करती है। यस, ये हो गया ब्रांच लेवल पे। देन हो गया बच्चों जोन लेवल पे। क्या हो गया? जोन लेवल पे जोनल ऑडिटर। अब जोनल ऑडिटर मतलब क्या बच्चों, वो जोन के अंदर दो चार सिटीज आ जाते हैं या फिर मान लो दो चार डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, समझ रहे हो? मुंबई एक जोन हो गया, अदर देन मुंबई रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र इज अनदर जोन। समझा कि नहीं समझा? तो जोन वाला क्या करेगा, जोनल लेवल पे अपना सब कुछ चेक करेगा ना कि ये ब्रांच का सही है गलत क्या लग रहा है, वो अपना अपना देखेगा। और एक बार जोन का फाइनलाइज होने के बाद कंट्री लेवल पे बच्चों उसका काइंड ऑफ कंसोलिडेशन होगा। बात समझ रहे हो? यस। कंपनी का मतलब मैं SBI की बात करूं, SBI बैंक लिमिटेड के जो फाइनेंशियल साइन होंगे ऑडिटर, वो तो दो चार लोग या फिर जो भी जितने पार्टनर्स है वो लोग ही साइन करने वाले हैं। बट देयर वर्क वाज हेल्प्ड, देयर वर्क वाज हेल्प्ड बाय ब्रांच ऑडिटर्स। समझा बच्चों? क्लियर और नो? मुझको लगा तुमको कभी ना कभी लॉ में या फिर ऑडिट में तो कभी ना कभी शायद सुना रहेगा, आई थॉट सो। बट इतना याद रखना जब भी ब्रांच का एग्जांपल आता है डायरेक्ट दिमाग में बैंक का डालने का, बिकॉज दे आर द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया ना, कोई भी बैंक के पास। ओके एवरीबॉडी, आगे जाऊं मैं बच्चों? यस, ठीक है। हाँ, तो व्हाट वर वी डिस्कसिंग, ये क्लियर हुआ तुम्हारे दिमाग में अभी? क्योंकि कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखेंगे हम लोग, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, वहां पे ऑडिटर्स एक या दो या फिर जॉइंट ऑडिटर्स रहेंगे, बट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे कंपनी का है, बट एक्चुअल वर्क में बी डन बाय समबडी एल्स, ब्रांच लेवल पे। समझा?
तो जो ब्रांचेस पे वो गया नहीं है वहां के तो बुक्स मंगाएगा ना, देखेगा ही ना वो, है ना। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर और नो? ये दो चीजों पे जरा ध्यान देना, ओके बच्चों। ये वाला, whether the report on the accounts of any branch office of the company audited by a person other than company's auditor, other than लिखा other than branch office का report, है ना, has been sent to, उसको भेजा कि नहीं भेजा, and the manner in which he has dealt with it in preparing his own report, उसको इसके बारे में कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ उसको सभी ब्रांच के अकाउंट्स का रिपोर्ट आ गया था, and I have considered them while finalizing my own audit report. Okay everybody, आगे जाऊं मैं। Whether the company's balance sheet and P&L dealt with in the report are in agreement with the books of accounts and returns, ठीक है, time pass. Whether FS follows accounting standards or not, then the observation or comments of the auditors on the financial transactions or matters which have any adverse effect, बहुत बुरा बच्चों impact on the function of company, वो उसने highlight करना चाहिए उसके audit report में. Whether the directors are disqualified or not, okay, from being appointed, then any qualification, अब बच्चों ये qualification मतलब negative remark, yes, qualified opinion कि मैं इसके बारे में ओपिनियन नहीं दे सकता, रिजर्वेशन, नेगेटिव रिमार्क, ये सब तुम्हारे ऑडिट में टर्म्स यूज हो जाते हैं, तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सो एंड सो, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स वर्क्स, टाइम पास, और रिन्यू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर्स मैटर्स करंट, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट होनी चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में, वेदर आईएफसी है या नहीं है ना एवरीबॉडी। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, अगर तुम देखोगे सेक्शन 120 एंड 129, वहां पे देकर रखा है कि हर एक कंपनी को आईएफसी रखना चाहिए, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। यस क्लियर? तो ऑडिटर ने भी देखना चाहिए कि आईएफसी है या नहीं है इंटरनल, तो वो सेक्शन 120 129 में देखा था व्हाट वाज आईएफसी, इट इज इंटरनल प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल्स, ओके, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन प्लेस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ दिस कंट्रोल, मतलब बस कंट्रोल है वो नहीं चाहिए, पर कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर भी रहा है कि नहीं उसके ऊपर उसने कमेंट करना चाहिए कि आईएफसी है या नहीं है इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओवरऑल कंपनी के बारे में नहीं हो, बस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आईएफसी ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो बच्चों में, कारो टाइम पास, कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट बच्चों, है ना, कि रूल्स के हिसाब से कारो, मतलब क्या, ऑडिट रिपोर्ट के साथ बच्चों एक फॉर्मेट देके रखा है ऑडिटर को, ऑडिट रिपोर्ट के लिए बच्चों एक फॉर्मेट देके रखा है ऑडिटर को, तुमको ये सब चीजें भरनी है। आगे जाओ मैं बच्चों, अरे हाँ एवरीवन चेक करो, whether the company has disclosed the impact if any of any pending litigations on its financial positions in its FS, तो यह चीजें बच्चों ऑडिटर को उसके ऊपर बारे में कमेंट करना है कि कंपनी ने उनके एफएस में डिस्क्लोज किया कि नहीं, कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है अबाउट एनी लिटिगेशंस गोइंग ऑन विद द कंपनी। लिटिगेशन मतलब क्या बच्चों, डिस्प्यूट इन एनी कोर्ट, इट कैन बी इनकम टैक्स, जीएसटी और एनी अदर मैटर, यस, अगर कोई वेंडर ने उसको केस कर दिया है, कंपनी ने किसी के ऊपर केस किया, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। आगे जाओ मैं, ये सब कारों की बातें चल रही, ठीक है। वो जो कंपनी हैज मेड प्रोविजन फॉर मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस, कि तुमको लग रहा है कि भाई आने वाला है कोई ना कोई लॉस, उसके लिए कुछ प्रोविजन बना के रखा कि नहीं। देन whether there was any delay in transferring amounts to IEPF, याद आ रहा है IEPF 7 साल, तो 7 साल हो गए फिर भी कंपनी ने नहीं भेजा अमाउंट वहां पे, तो कैसा कुछ हुआ है क्या, वो दिखाना पड़ेगा, यस। आगे ये दो चीजों को मैं थोड़ी देर में करता हूं। देन बेस्ड ऑन सच ऑडिट प्रोसीजर्स, ओके, ये वाला कर रहा हूं मैं, that auditor has considered reasonable and appropriate in circumstances, nothing has come to his notice that has caused them to believe that there is any material misstatement in the FS. Then whether the dividend declared or paid by company is in compliance with section 123, मतलब उसको प्रॉपर्ली रिजर्व्स में से दिया गया है, या फिर जो भी 123 फॉलो किया गया है, 5 दिन के अंदर ट्रांसफर किया पैसा, 30 दिन के अंदर पे कर दिया है, ऑल ऑफ दैट 123 फॉलो किया है। अब एज इट इज बच्चों तुम्हारा चला गया है कौन सा वाला, ऑडिट ट्रेल वाला अभी तक एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, कि तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एक ऑडिट ट्रेल होना चाहिए, वो एज इट इज बच्चों निकल गया है, ठीक है एवरीबॉडी। आगे जाऊं मैं, ये बच्चों फटाफट एग्जाम्पल पढ़ लो, ये आई डोंट नो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है या नहीं, बट जस्ट क्विकली गो थ्रू।
MNO लिमिटेड वाला इज ए लिस्टेड कंपनी, पढ़ लो बच्चों उसको। तो बस उसको FS के लिए जितना जरूरी है उतना उसने मांगना चाहिए, एंड ही कैन फिनिश द वर्क। उसको एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। ओके, डजंट ऑडिट दीज एडिशनल इंफॉर्मेशन, है ना, उसकी जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, आगे बढ़े अपन बच्चों। रीजंस फॉर नेगेटिव या फिर क्वालिफिकेशन रिमार्क 143 में बोला, where any of the matters is answered is in the negative or with the qualification, the auditor should give the reasons for the same. Every auditor shall comply with auditing standards, ये ठीक है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन देगा फिर से? नाफरा इन कंसल्टेशन विद IC है, वो छोड़ दो। एडिशनल मैटर्स टू बी रिपोर्टेड एज पर नाफरा, बच्चों नाफरा भी यहाँ पे क्या बोलते हैं, टांग अड़ा सकती है ना, टांग अड़ा सकती है, बट फिर से वो लोग भी कुछ रिकमेंडेशन बोल सकते हैं, ये भी ऑडिट करो वो भी ऑडिट करो। ओके, सो इन कंसल्टेशन विद नाफरा the auditor's report shall also include a statement on specified matters for specified classes of companies. वो छोड़ो, फिर कुछ खास बात नहीं है। ओके, पर नाफरा ने बोला कुछ कुछ मैटर्स के ऊपर तुमको रिपोर्ट करना है, तो इवन दैट यू नीड टू रिपोर्ट। ओके, कारो बच्चों एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। अगर वो इंडिया में काम कर रही है पर फॉरेन कंपनी, तो उसके ऊपर भी कारो एप्लीकेबल है। ठीक है, वी कम टू इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट ना, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। ओके बच्चों, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। ठीक है बच्चों, अब ये वाला जो फ्रॉड है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, यहाँ पे ऑडिटर ने फ्रॉड पकड़ा, यस क्लियर, ये तो वो फ्रॉड हो चुका है या फिर फ्रॉड चल रहा है। ओके एवरीबॉडी, अब उसमें तुम्हारे बच्चे दो टाइप के फ्रॉड्स। ठीक है, एक बड़ा फ्रॉड, एक छोटा फ्रॉड। एनीबॉडी इज अवेयर? कितना बच्चों बड़ा फ्रॉड? बड़ा फ्रॉड मतलब बच्चों 1 करोड़ से ज्यादा। कितना बच्चों बड़ा फ्रॉड मतलब क्या? 1 करोड़ से ज्यादा, नहीं ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 1 करोड़, एटलीस्ट 1 करोड़। यस क्लियर, द फ्रॉड अमाउंट इज बच्चों इन्वॉल्व इज एटलीस्ट 1 करोड़, देन यस, तो फिर उसको हम लोग कहेंगे मटेरियल फ्रॉड। तो अगर बड़ा फ्रॉड हुआ 1 करोड़, एटलीस्ट 1 करोड़ का, तो सबसे पहले, नॉट सबसे पहले बट इमीडिएटली बच्चों ये चीज ऑडिटर ने बतानी चाहिए गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो तो ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो बताएंगे ही बताएंगे, उसके अलावा ये चीज उनको बच्चों बतानी ही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट। समझा कि नहीं समझा? पर अगर छोटे फ्रॉड्स है, मतलब लेस देन 1 करोड़, तो ये तो ऑब्वियसली फिर से फ्रॉड हुआ, तो फटाफट बताना ही है। बट अगेन ऑडिटर फटाफट बताएगा बच्चों किसको? ऑडिट कमेटी एज वेल एज बोर्ड को। समझा बच्चों? एवरीबॉडी ओके क्लियर? अरे बोलो हाँ समझा। तो यही स्टोरी है, बट मेनली इसमें प्रोसेस क्या है वो जरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, रेडी? चलो, इफ द कंपनी ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट हैज सम रीजंस टू बिलीव, है ना, दैट an offense involving fraud is being or has been committed against the company by officers or employees of the company, तो उसको बच्चों रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑन द फ्रॉड। ठीक है, सीजी को अगर वो एटलीस्ट 1 करोड़ से ज्यादा वाले फ्रॉड्स है तो, है ना, तो सीजी को तो बताएंगे अगले स्टेप पे, पहले खुद को इंटरनली बताएंगे, खुद को इंटरनली भी बताएंगे, बट गवर्नमेंट को नहीं बताने की जरूरत है अगर फ्रॉड्स है बच्चों लेस देन 1 करोड़। तो हम हमारे लोग को बताएंगे प्लस सीजी को बताएंगे, प्लस अगर द फ्रॉड इन्वॉल्व इज एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीस। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? आगे तो उसका बच्चों क्या है प्रोसेस? सबसे पहले बच्चों हम बताएंगे ऑडिट कमेटी, अगर ऑडिट कमेटी है तो, वरना बोर्ड। सो इमीडिएटली, नॉट मोर देन 2 days लेटर, आफ्टर डिस्कवरिंग द फ्रॉड, द ऑडिटर शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट सीकिंग देयर रिप्लाई ऑन द ऑब्जर्वेशंस। ओके, मतलब क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 मिनट, यस, ध्यान दो। जैसे ऑडिटर को कुछ फ्रॉड समझा, उसके विद इन 2 days भाई साहब एक फ्रॉड रिपोर्ट, एक नॉर्मल रिपोर्ट बनाएगा। कौन? ऑडिटर, विद इन 2 days। और वो बच्चों किसको सबमिट करेगा? ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड को। समझा? अरे हाँ या ना? और बच्चों रिपोर्ट में क्या रहेगा? अभी मैंने दिया है क्या? नहीं दिया है। वो रिपोर्ट बच्चों रहेगा तुम्हारा ये सब चीजें कि क्या है वो फ्रॉड। ठीक है बच्चों, क्या फ्रॉड है, नेचर ऑफ द फ्रॉड, देन कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और कौन कौन इन्वॉल्व है। समझा? द नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड एंड द पार्टीज इन्वॉल्व इन फ्रॉड। क्लियर है? इसके बारे में एक छोटा रिपोर्ट बच्चों बना कि कौन किसको देगा? ऑडिटर बच्चों देगा ऑडिट कमेटी फिर बोर्ड को, और उनको बोलेगा कि तुम मेरे रिपोर्ट के ऊपर कमेंट करो या फिर तुम्हारे खुद के ऑब्जर्वेशन या फिर कमेंट्स करो ऑन माय
ऑडिट रिपोर्ट ऑन माय फ्रॉड रिपोर्ट। समझा बच्चों? अरे हाँ या ना? क्लियर? सो ऑडिट कमिटी या फिर बोर्ड को रिप्लाई करना पड़ेगा ऑडिटर को विद इन 45 days देयर रिप्लाई। बच्चों समझा कि नहीं समझा? सो ऑडिट कमिटी या फिर बोर्ड विल रिप्लाई टू ऑडिटर विद इन 45 days। समझा कि क्या फ्रॉड है? ओके, व्हाट आर देयर ऑब्जर्वेशंस, उनको पता था नहीं पता था, जो भी व्हाट एवर इट इज, ओके थैंक यू फॉर नोटिंग दिस एंड दैट, व्हाट एवर इट इज। ठीक है, आगे बढ़े अपन। यहाँ तक ओके? तो यहाँ तक तुम्हारा स्टोरी रहेगा बच्चों फॉर स्मॉल फ्रॉड्स, 1 करोड़ से कम वाले फ्रॉड्स। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा, एटलीस्ट 1 करोड़ के फ्रॉड्स है, तो बच्चों इसके आगे ऑडिटर को बच्चों रिपोर्ट करना पड़ेगा सीजी को। समझा? चेक करो, जैसे ये 45 days खत्म हो गए या फिर जब भी रिप्लाई आया है ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड से, वहां से विद इन 15 days ऑडिटर बच्चों बताएगा किसको? सीजी को। समझा? वही सब चीज है, वही सब चीज है। समझा कि नहीं समझा? क्या सब चीज है कि ऑडिटर ने स्टार्टिंग में जो फ्रॉड रिपोर्ट बनाया था, स्टार्टिंग में जो फ्रॉड रिपोर्ट बनाया था, ठीक है हाँ या ना, वो जोड़ेगा, वो उसके साथ बच्चों जोड़ेगा बोर्ड का रिप्लाई। समझा कि नहीं समझा? कि मैंने क्या रिपोर्ट बनाया और बोर्ड का क्या रिप्लाई आया, ये बच्चों ऑर्डर भेजेगा गवर्नमेंट को। समझा? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नो? क्लियर? और अगर बच्चों मान लो बोर्ड ने रिप्लाई दिया ही नहीं, तो वो चीज भी लिख देगा कि देखो भाई, मैं ये मेरा ऑडिट रिपोर्ट था, नॉट ऑडिट रिपोर्ट सॉरी, फ्रॉड रिपोर्ट था, और 45 days वगैरह हो चुका है और इन्होंने मुझको रिप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अपना काम बच्चों बताना गवर्नमेंट को। ओके एवरीबॉडी, अब ये हो क्या रहा था ना बच्चों, क्यों हो रहा था ऑल ऑफ दिस? क्योंकि फटाफट प्रोसेस के हिसाब से गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, और गवर्नमेंट शुड नॉट बी क्लूलेस कि अपने अंदर वगैरह सब क्या चल रहा है ना? और मीडिया वाले तो बच्चों पीछे बढ़ जाते गवर्नमेंट के, है ना, कि तुम लोग क्या कर रहे हो, दिस एंड दैट। ओके, चलो आगे बढ़ो मैं। सो रिपोर्ट टू सीजी विद इन 15 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ रिप्लाई। ठीक है, फ्रॉम द ऑडिट कमिटी और बोर्ड, द ऑडिटर शैल फॉरवर्ड टू सीजी क्या क्या? ओनली फॉर मटेरियल फ्रॉड्स, हिज खुद का रिपोर्ट, देन कमिटी का रिप्लाई, एंड हिज ओन कमेंट्स ऑन द रिप्लाई बाय द कमिटी। कुछ समझा? खुद का ओरिजिनल फ्रॉड रिपोर्ट, देन रिप्लाईज ऑफ द कमिटी, ऑडिट कमिटी या फिर बोर्ड, और उसके खुद के कमेंट्स ऑन द रिप्लाईज ऑफ द बोर्ड, कि ही इज सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाईज ऑफ द बोर्ड। यस क्लियर? अगर रिप्लाई कोई दिया ही नहीं बच्चों ऑडिट कमिटी फिर बोर्ड ने, ऑडिटर शैल फॉरवर्ड हिज ओन रिपोर्ट मेंशनिंग की भाई देयर इज नो रिप्लाई फ्रॉम द ऑडिट कमिटी और बोर्ड। बात समझिए बच्चों सभी को? मुझको बताओ फटाफट, ऑल ऑफ यू क्लियर और नो? बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी? ओके और नो? चलो, सो फ्रॉड रिपोर्ट, sorry, fraud knowledge within 2 days, auditor to give audit committee a board report, board directors report on fraud। उसके बाद विद 45 days ये लोग रिप्लाई करेंगे, और उसके बाद बच्चों विद इन 15 days ऑडिटर भेजेगा गवर्नमेंट को ओनली फॉर मटेरियल फ्रॉड्स। मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। ओके, ये तुम्हारे किसके लिए बच्चों रहेगा? ओनली फॉर मटेरियल फ्रॉड्स, है ना, ये वाला केस। फटाफट लिख लो बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड का बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके एवरीबॉडी, याद रखना इसको कि मटेरियल फ्रॉड्स और छोटे फ्रॉड्स। ठीक है, अब रिपोर्टिंग टू सीजी, इट शुड बी एड्रेस्ड टू द सेक्रेटरी एमसीए इन अ सील्ड कवर। इट कैन बी सेंड बच्चों बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या स्पीड पोस्ट। उसके बाद ईमेल भी भेजोगे। रिपोर्ट बच्चों विल बी ऑन ऑडिटर्स लेटर हेड, उसका मेंबरशिप नंबर डिटेल्स वगैरह रहेगा। इट विल बी साइंड एंड सील्ड बाय ऑडिटर। वही फॉर्मेट ऑडिट रिपोर्ट याद रखना, ADD4। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट, फॉर्मेट ऑफ फ्रॉड रिपोर्ट, फॉर्मेट ऑफ फ्रॉड रिपोर्ट। ठीक है, आगे जाए। देन जो फ्रॉड्स हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताया, ओके, मतलब कौन से छोटे फ्रॉड्स है ना बच्चों, तो ऑर्डर बच्चों क्या करेगा? चेक करो, तो उनको कंपनी को क्या करना है? द कंपनी के बच्चों बोर्ड रिपोर्ट में सब चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। ओके, द कंपनीज whose auditors have reported frauds but not to the CG shall disclose the details of such frauds in the board's report। क्या किया? नेचर ऑफ फ्रॉड क्या था वो, अप्रोक्सीमेट अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व, रेमेडी क्या लिया उसके ऊपर, रेमेडियल एक्शन क्या लिया, इनको बोर्ड रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े।
The provision of this fraud reporting shall also apply mutandis mutandis, मतलब same to same, एकदम same to same. तो the cost auditor as well as secretarial auditor is also okay, मतलब वो लोग भी ऑडिट करेंगे, cost auditor and secretarial auditor, उनका रिस्पेक्टिव काम के लिए, और उनके पास भी ऐसे कुछ उनको कुछ रिपोर्टिंग कुछ फ्रॉड दिखता है तो उनको सेम प्रोसेस फॉलो होगा. देन गुड फेथ कुछ खास नहीं है. नो ड्यूटी टू विच एन ऑडिटर of a company may be subject shall be regarded as having been contravened by reason of his reporting the matter referred above if it is done in good faith. अगर उसने कुछ बच्चों काम नहीं किया in good faith, okay, बट कुछ काम नहीं किया in good faith, that is completely okay. मतलब उसको लगता है कि उसकी जान को बच्चों खतरा है, ओके, गुड फेथ ना, उसने बच्चों फ्रॉड वॉड हो रहा है पर उसकी जान को खतरा है तो बच्चों को रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करेगा. अकेडमी में पॉइंट बच्चों क्या बचाएगा, जान बचाएगा बच्चों को. तो वो रिपोर्टिंग नहीं कर पाया तो उसको हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि ड्यूटी फॉलो नहीं किया है, बिकॉज वो नहीं कर पाया इन गुड फेथ, जानबूझ के उससे रिपोर्टिंग नहीं किया बच्चों, ऐसा वो वाला केस नहीं है ना. ही कुड नॉट रिपोर्ट, ओके. तो अगर गुड फेथ में ऐसा कुछ हो गया रहेगा नॉन रिपोर्टिंग, दैट इज कंप्लीटली ओके, ओके. अच्छा एग्जाम्पल बच्चों पढ़ते हैं हम लोग, ओके. अच्छा एग्जाम्पल ध्यान देना. NSH लिमिटेड, अच्छा एग्जाम्पल ध्यान दो, is engaged in business of retail and is listed. The company recently acquired a business, सब टाइम पास की चीज है. During the year, certain transactions amounting to thousands of rupees were carried out by employees directors, which the management found suspicious and appointed a forensic consultant to carry out the review. As per the review process, certain suspect transactions were identified by management, and the management reported these transactions to the appropriate authorities. कि गलत वलत कुछ तो हुआ है. During the course of audit, such transactions were also made known to the statutory auditors. How should the auditor deal with such matters? कि fraudulent है या फिर जो भी है, whether बच्चों auditor should report these matters to the CG? No, because जो reporting की जो बात आ रही है ना, ये जो report करना है, okay everybody, तो सबसे important बच्चों ये चेक करो wording आ रहा है, during the course of his audit. yes clear, मतलब क्या, जो रिपोर्टिंग करने लायक है चीज वो उसके ऑडिट के दौरान उसको मिलनी चाहिए, ना कि कोई चीज रेडीमेड अवेलेबल है. समझ रहे हो कि नहीं? What he has found out, check or look at the wordings. Reporting of frauds. The company auditor during the course of his audit. मतलब क्या, during the course of his audit का मतलब क्या है? During audit, audit करते समय, whenever he was conducting the audit, तब बच्चों को कुछ फ्रॉड उसने डिस्कवर किया है. Such fraud बच्चों he has to highlight to the government. अगर वो बड़ा अमाउंट है या फिर इवन छोटा अमाउंट है तो वो मैनेजमेंट को बताएगा, हाँ या ना. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट उसको कुछ फ्रॉड मिला है. ये वाला एग्जांपल बच्चों क्या हो रहा है मुझको बताओ. तुमने एग्जांपल पढ़ा क्या बच्चों? यहाँ पे कंपनी को खुद डाउट आया ऑन सर्टेन ट्रांजैक्शंस, तो उसने कोई एक्सटर्नल फॉरेंसिक ऑडिटर को काम पे लगाया और वो कुछ कुछ चीज उनको मिली, कंपनी को खुद, और उन्होंने ये चीज कुछ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को भी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी बताया, बैंक रहेगा, एसबीआई सेबी रहेगा, आरओसी रहेगा, इनकम टैक्स रहेगा, जो इनको बताया, प्लस ऑडिटर को भी बताया, हाँ है ना. अब क्वेश्चन में ये पूछा कि वेदर ऑडिटर शुड हाईलाइट दीज थिंग्स अगेन टू द गवर्नमेंट. आंसर इज नो, बिकॉज ये चीज ऑडिटर खुद ढूंढी नहीं है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑडिट, इनफैक्ट उसको बताई गई है. समझ रहे हो? तो ही नीड नॉट रिपोर्ट दीज ट्रांजैक्शंस टू द गवर्नमेंट. यस, चेक करो. The auditor need to report about this matter appropriately to in their Caro report only. As per 143.12, the auditor is required to report audit committee or board report where applicable an offense of fraud by its officers or employees only if he is the first person to identify or note such case in the course of performance of his duties as an auditor. Yes, उसने खुद ढूंढा कोई फ्रॉड तो बस उसको रिपोर्टिंग करना है सीजी या फिर ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड को. In the given case, suspicious transactions have been identified by the management first, and the information about the same has been given to the management by the management to the auditor also. Accordingly, auditor should report about this matter to the audit committee or board, but the auditor need not report this same to the central government. Okay, everybody? Government को बताने की जरूरत नहीं है because he is not the first person who has found out the fraud. Yes, चलिए everybody. कंपनी को खुद वो चीज पता थी, है ना बच्चों?
आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस, क्योंकि कंपनी ने खुद ढूंढा है, ऑडिटर ने ढूंढा नहीं है ये। वो लोग अपने अपने बोर्ड रिपोर्ट में जो जो चीज तुमने गवर्नमेंट को नहीं बताई, अदरवाइज तुमको बोर्ड रिपोर्ट में डालनी है, प्लस ऑडिटर भी कारो रिपोर्ट में डालेगा, इसलिए। ऑलराइट, ऑडिटर ने खुद ढूंढा है तो इट इज क्या बोलते हैं, डिस्कवरी ना, इसलिए। और अगर उसको ऑडिटर को पहले से बताया गया है तो वो उसको खुद की ऑडिट रिपोर्ट में डालेगा और बोर्ड रिपोर्ट में भी डालेंगे, सीजी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी के लिए ये वाला सेक्शन खत्म करते हैं अपन, 143 वाला वो भी बड़ा था, उसके आगे के सेक्शंस थोड़े कंपेरेटिवली छोटे, which we can cover in the next lecture, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी, the CAG, okay, can issue instructions to the auditors on the manner in which certain accounts needs to be audited। मतलब ऑडिट कैसे करना है, कौन सा वाला खास करना है, नहीं करना है, किधर ज्यादा ध्यान देना है, ये कैग बता सकता है, उसके पास पावर है। ऑडिटर टू सबमिट ऑडिट रिपोर्ट टू कैग, है ना। रिपोर्ट टू ऑल्सो कंटेन, रिपोर्ट के अंदर क्या क्या रहेगा कि कैग ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे, तुमने इसके ऊपर एक्शन लिया कि नहीं लिया, है ना। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द अकाउंट्स एंड द एफएस ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन कैग ने दिए क्या वो तुमने फॉलो किया या नहीं। देन सप्लीमेंट्री मतलब बच्चों कैन से एक्स्ट्रा ऑडिट, जस्ट चलिए। सो विद इन 60 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कैग अगर खुश नहीं है या फिर कैग को एक्स्ट्रा ऑडिट करवाना है, दे कैन डू इट। सो कैग शैल हैव अ राइट टू कंडक्ट एक्स्ट्रा ऑडिट, supplementary audit with the help of authorized persons, comment upon the main audit report as well as comment upon the supplementary audit also. The comments by CAG will be sent to company. The company shall forward to every person who is entitled to receive FS। ठीक है, कुछ फिर से कुछ खास नहीं है, बस CAG के पास पावर है सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाने का या फिर इंस्ट्रक्शन देने का ऑडिटर को कि कैसे कैसे ऑडिट करना है, एज वेल एज कुछ आइटम्स वो काइंड ऑफ खुद भी टेस्ट करवा सकती है। सो CAG if deems fit may also order for टेस्ट ऑडिट, मतलब ओनली क्या बोलते हैं टेस्ट बेसिस पे कुछ कुछ अकाउंट्स, कुछ कुछ लेजर्स, कुछ कुछ वेंडर्स कहीं उन्होंने खुद चेकिंग करवाया है। यस चलिए। एंड ऑडिट ऑफ ब्रांचेस इंपॉर्टेंट, द फॉलोइंग पर्संस आर एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज ब्रांच ऑडिटर, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। जो 139 का ऑडिटर बन सकता है, ऐसा इंसान या फिर ऐसा फर्म जो 139 का ऑडिटर बन सकता है, ऐसा ही इंसान या फिर फर्म बच्चों ब्रांच का ऑडिटर बन सकता है। बात समझी कि नहीं समझी। और पहली बात तो ये समझो, कंपनी का मेन ऑडिटर अलग और ब्रांच ऑडिटर अलग हो सकता है, इतना तो तुमको समझ रहा है, होप सो। हमेशा वो बैंक का एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल का, यस चलिए, बैंक का एग्जांपल हमेशा याद रखना। अरे हाँ या ना, ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। तो ब्रांच ऑडिटर कौन रहेगा, सेम क्वालिफिकेशन वाला बंदा जो 139 का ऑडिटर बन सकता था। ओके एवरीबॉडी, अरे हाँ या ना, मतलब क्या, अपने 139 देखा, 141 भी देखा, है ना, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी वगैरह, अंडरस्टूड। एनीवेज, तो अगर वो ब्रांच इंडिया के अंदर है, सो कंपनीज ऑडिट अंडर सेक्शन 139 के जो क्वालिफिकेशंस है चेक करो, है ना। तो कंपनी का ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 कैन बी अ ब्रांच ऑडिटर आल्सो, या फिर एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर अंडर सेक्शन 139। कुछ समझ रहे कि नहीं, सेम टू सेम क्वालिफिकेशन, मतलब उसके एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टूड। तो कंपनी का ऑडिटर कैन बी ब्रांच ऑडिटर, या फिर कंपनी का ऑडिटर के क्वालिफिकेशंस वाला कैन बी अनदर पर्सन कैन बी अ ब्रांच ऑडिटर। बात समझी कि नहीं समझी, टेल मी बच्चों, बात इज इट क्लियर और नो। मतलब ब्रांच ऑडिटर का इतना क्वालिफिकेशन चाहिए कि वो कंपनी का भी ऑडिटर बन सकता था, है ना। क्लियर और नो एवरीवन, ठीक है। पर अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईसी है, वो सब नहीं आएगा ना बच्चों। फॉरेन ब्रांच, सब्सिडियरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रांच की बात कर रहा हूँ। ब्रांच तुम्हारा आउटसाइड इंडिया है तो वहां पे भी वही चीज, तो फिर फॉरेन ब्रांच का ऑडिटर बच्चों कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। ओके, दैट इज ओके, क्योंकि मेन कंपनी के ऑडिटर को तो अलाउड भी एज इट इज ब्रांच में जाना, विजिट वगैरह करना, यस चलिए। पर अगर नहीं जा सकता है तो वहां पे कौन ऑडिटर बन सकता है, इन एन अकाउंटेंट और अदर पर्सन क्वालिफाइड टू एक्ट एज ऑडिटर एज पर लॉज ऑफ दैट कंट्री, है ना। सो अकाउंटेंट और एनी अदर ऑडिटर एज पर लॉज ऑफ दैट कंट्री, जो भी एप्लीकेबल होता है उसके हिसाब से वो ऑडिटर वहां का बन सकता है, वो एलिजिबल रह जाएगा और रहेगा, ठीक है।
to be auditor of a branch. Okay, everybody? ठीक है ना? The branch auditor shall prepare a report of branch office examined by him. Branch auditor shall submit the report to company's auditor, who shall deal with it in the manner required to finalize his report. को समझ रहा है कि नहीं? ब्रांच ऑडिटर ने अपना काम किया, ब्रांच का एक रिपोर्ट बनाया, कंपनी के ऑडिटर को भेजा, कंपनी का ऑडिटर बच्चों उसको कंसिडर करेगा वो रिपोर्ट को टू फाइनलाइज हिज ओन रिपोर्ट. यस क्लियर? ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंपनी एंड ब्रांच ऑडिटर. अच्छा पॉइंट है, ये भी चेक करो. कंपनी ऑडिटर ड्यूटीज एंड पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी एंड बीओ ब्रांच ऑफिस. ब्रांच ऑडिटर टिल द एक्सटेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस. मतलब क्या? जो भी पावर ड्यूटीज, ध्यान देना, जो भी पावर्स और ड्यूटीज कंपनी के ऑडिटर के पास है, सेम पावर्स एंड ड्यूटीज ब्रांच के ऑडिटर के पास है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रांच. मतलब क्या? ब्रांच ऑडिटर का बच्चों हमेशा एक्सेस रहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. ब्रांच ऑडिटर हमेशा कोई भी एक्सप्लेनेशन कमेंट्स मांग सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांच. समझ रहे हो एवरीबॉडी? करेक्ट ना? इट शैल बी एज पर 143(1) to 143(4) जो भी तुम्हारा ड्यूटीज और पावर्स थे. इज इट ओके? Fraud reporting compliance will be applicable on branch auditor as well till the extent of branch office. मतलब क्या? वही चीज, अगर ब्रांच ऑडिटर को अपने ब्रांच में कुछ फ्रॉड मिलता है तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा जो भी कंपनी ऑडिटर के पास था. मतलब वो ऑडिट कमेटी को बताने का, बोर्ड को बताने का, या फिर इसको बताने का, गवर्नमेंट को बताने का. तो सेम बच्चों जिम्मेदारी है किसके ऊपर है बच्चों? ब्रांच ऑडिटर के ऊपर भी है. आई होप तुम्हें ये सब चीजें क्लियर हो रही है बच्चों. क्लियर लियो? बोलो हाँ. समझा ना एवरीबॉडी? ठीक है, प्लीज इसको अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज करो. इसके क्वेश्चन आंसर एक बार हम लोग कल भी करेंगे. तो 144 एक तुम्हारा बड़ा सेक्शन बचता है, बाकी फिर खास नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डू बाकी के रिमेनिंग सेक्शंस एज वेल एज Q&A. तो अगले लेक्चर में बच्चों फिर इसको अपना खत्म हो जाएगा ये ऑडिट एंड ऑडिटर्स एंड obviously therefore companies act also. Yes everybody? पक्के से लाइक कर दो बच्चों वीडियो को, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर करो बच्चों दिस वीडियो. अगर तुमको पसंद आ रहा है, तुमको काम हो रहा है, तो तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, तो on your WhatsApp status, Instagram, anywhere you want, you can always also tag me always. And then yeah, see you again बच्चों in the next lecture. Take care, bye bye, all the best.